यदि पुलिस आपसे कहे कि अपने फ़ोन का पासवर्ड बताइए और आप कहते हो मैं तो भूल गया, तो आई थिंक 2 साल की जेल है। इस व्यक्ति ने दृश्यम फिल्म देख ली थी तो इसको पता था कि पुलिस फ़ोन तो ट्रैक कर लेती है, तो इसने अपना फ़ोन एक दोस्त को दिया अपने आईडी के संग कि तुम जाओ गोवा में फलाने होटल में चेक इन करना, मेरा आईडी यूज़ करना। अब लोग सोच रहे होंगे सर ने तो बता दिया, तो मैं सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करूँगा सर लोग ये कहेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आप कर लो, मैं तब भी पकड़ लूँगा आप करके दिखाओ। यदि आप अपना फ़ोन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए किसी और को देते हो, तो मैं आपके IPDR से निकाल सकता हूँ कि इस 1 घंटे में फ़ोन आपके पास नहीं था। तो अभी NIA ने रिवील किया है कि ये लोग क्या करते हैं, जॉब ऑफ़र के नाम पर यंगस्टर्स को अप्रोच करते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। लाओस एक जगह है जहाँ से अभी 150 लोग रेस्क्यू कराए गए थे, भारतीय लोग थे, और उनको इसी तरह टॉर्चर करके उनसे साइबर क्राइम कराया जा रहा था। तो मारा भी जा रहा था और उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था और उनको 18-18 घंटे काम कराया जाता था। तो यदि आपको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा सचेत हो जाए, क्योंकि उसी लालच में आप एक बड़े गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। और अब ये 20 लाख निकल चुका है, किस कोई आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा या बंधन बैंक में से किसी में ट्रांसफ़र होकर निकला है। आप डिजिटल अरेस्ट के केसेस से बच भी गए, ये फंसा रहे, तब भी फंस गए हैं, कुछ और कर लिया उसने। 15 मिनट बाद एक बंदा भागते हुए आता है रिसेप्शन पे और कहता है कि मेरे रूम से मेरा बैग चोरी हो गया। क्या था बैग? बोले 7 करोड़ के हीरे थे। मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो होता है पुलिस के संग काम करके क्राइम इन्वेस्टिगेट करना। मैं जो सिखाऊंगा उसमें मुझे आपके इंजीनियर होने की भी ज़रूरत नहीं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इंटरमीडिएट पास भी हो गए, तब भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। एक पॉलिटिशियन ने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए, आई थिंक कुछ 100 से ज़्यादा फ़ोन यूज़ किए। तो नई सिम और नया फ़ोन, जैसे आई थिंक 2040 तक सारे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे। 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और 17 मिलियन से ज़्यादा जनरेट हो चुके हैं। इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू लॉजिकली बढ़ती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा जनरेट ही नहीं हो सकते। जो चीज़ फिक्स है और जनरेट नहीं हो सकती तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर सिमुलेटिंग योर ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए वो चीज़ें कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया क्वांटम पर। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हाय, मैं हूँ एहाज और आप देख रहे हैं स्विच। और आज हम साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज़ में 10वें एपिसोड पे पहुंच गए और आज फिर से हमेशा की तरह मेरे साथ है साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर, वेलकम। नमस्कार आज भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर 10वां एपिसोड है आज। बिल्कुल, 10 मेरा लकी नंबर है तो ये वाला ज़्यादा खतरनाक तरीके से वायरल होना चाहिए बिल्कुल, मतलब लोग सर बड़े रिस्पॉन्ड मतलब कमेंट कर रहे हैं हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उस पर। और मतलब एक चीज़ जो सबका सवाल है वो हमने 1-2 बार और डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि इतने लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो आपसे दोबारा से पूछ लूँगा मैं। लोग कह रहे हैं कि सर को हमने बहुत सारी मेल्स कर दी हैं, इवन तो हमने कहा था कि हम धीरे धीरे करके लिस्ट बना रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं हमने मेल्स काफ़ी सारी करी हैं सर को, रिस्पॉन्स कब तक मिलेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उनका आ रहा था लोगों का कि कह रहे थे कि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना हो तो वो कैसे बनाए। तो सर इन दो से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन मैं पिछले 2 महीने का अपना शेड्यूल बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं पहले 10 दिन के लिए यूके गया था, आपको पता है, जो हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था उसके बाद। अभी पिछले 8 दिन मैं जापान में था और बीच में भी काफ़ी ट्रैवल रहा विद इन इंडिया, तो इस वजह से चीज़ें टाइमली नहीं रिस्पॉन्ड हो पाई। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जनवरी एंड में हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने भी डेटा दिया है, मैंने एक लिंक सर्कुलेट की थी, गूगल डॉक की लिंक थी जिस पर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। तो जिनका भी आ गया है उनको एक ईमेल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, जिस पर हम शेड्यूल बता देंगे कैसे हम ट्रेनिंग प्लान करेंगे। और जिनको अभी लिंक नहीं मिली है उनको भी हम जल्दी ही लिंक भेज देंगे, तो अपना डिटेल दे दें। पर थोड़ा सा धैर्य रखें, हम ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा व्यस्तता थी इस बीच में, इस वजह से डिले हो गया। बिल्कुल, मतलब स्केड्यूल सर ऐसा रहता है आपका, प्लस इतने सारे केसेस आते रहते हैं, उनको हैंडल करना, मतलब इन सब के बीच में आप देख ले 24 घंटे के आपके पास भी है। और कई बार क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो तब आप फ़ोन वोन नहीं उठाते हो, तो लोगों की शिकायत ये भी है कि सर आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है और ईमेल का भी जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन उठाएंगे तो फिर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आप जैसे ऑपरेशन करते समय डॉक्टर बिल्कुल फ़ोन बिल्कुल बाहर रखेगा, बिल्कुल वैसे ही फोकस चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप जस्टिस नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन में। तो मेरे ख्याल से वो कारण है, बट डोंट वरी, वी आर प्लानिंग इट और
जितने लोग भी इंटरेस्टेड है सबको मौका मिलेगा, सब जुड़ेंगे और हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। बिल्कुल सर। और हो सकता है कि हम एक ग्राउंड इवेंट भी प्लान करें दिल्ली में और आप लोगों को बुलाएं, पर इस समय ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर हम आप लोगों को पहले तैयार करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके थ्रू स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स करवाए जाएं जिसमें आप ये अवेयरनेस और फैलाएं। बिल्कुल सर, वो आपने आंसर ही कर दिया। लोगों का एक क्वेश्चन भी मतलब आ रहा था कि हम कैसे हमें सर से मिलें, तो वो ग्राउंड इवेंट जब प्लान करेंगे तो आपके लिए मतलब मौका होगा सर से मिलने का, आप लाइव मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर अब वो साइबर सिक्योरिटी में करियर वाला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप हमने एक बार बात की थी, उसको थोड़ा सा इन ब्रीफ समझा दीजिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में पहले समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है और इसमें कई तरह के रोल की ज़रूरत होती है। जो लोग इंजीनियर होते हैं उनको एक रोड मैप बन के मिल जाता है ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग या तो कुछ टूल्स या टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब होती है, वो तुरंत करना शुरू कर देते हैं, या कोई पर्टिकुलर टूल की एक्सपर्टीज़ है, सॉक एनालिस्ट हो गया है, या आप मेलवेयर एनालिस्ट हो गए हैं, या आप फोरेंसिक में एक्सपर्ट हैं तो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गए। तो बहुत सारे एंड अब उसमें भी क्या होता है कि सिक्योरिटी को थोड़ा समझाता हूँ मैं। जहाँ डेटा होता है वो सर्वर है, वो या तो क्लाउड होगा या ऑन प्रेम सर्वर होगा, और जहाँ डेटा एक्सेस होता है वो एंड पॉइंट कहलाता है, जो मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या कोई भी ऐसी डिवाइस है। हमें इसके बीच में हर चीज़ को सिक्योर करना है। तो कुछ टूल होते हैं जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल होते हैं, जैसे एंटीवायरसेस हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जिनको हम एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल बोलते हैं, जो आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट पॉइंट को सिक्योर करते हैं कि जब आपका डेटा आए यहाँ पर कुछ आपके संग गड़बड़ ना हो जाए। फिर होता है नेटवर्क सिक्योरिटी टूल होते हैं, जिसमें फायरवॉल हैं, लोड बैलेंसर्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। इसमें आपके और भी नेटवर्क एनालिस्ट टूल होते हैं जो आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। तो वो सारे, और उसमें एनोमलीज निकाल कर अलर्ट रेज करते हैं कि नेटवर्क लेवल पर तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। फिर आपके सर्वर सिक्योरिटी के लिए टूल होते हैं, जहाँ पर आपके क्लाउड पर क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होगा, या आपका ऑन प्रेम होगा तो ऑन प्रेम सॉल्यूशन होगा। हर टूल के लिए एक एक्सपर्ट होता है और उसकी जॉब अलग होती है कि यदि जो क्लाउड सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है वो क्लाउड सिक्योरिटी का ही काम कर रहा है, या जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का एक्सपर्ट है वो उन्हीं टूल्स के बारे में जानता है, या जो फायरवॉल एक्सपर्ट है वो फायरवॉल्स के सारे टूल्स के बारे में जानता है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डोमेन हो जाता है। हर आदमी हर चीज़ सीखने की कोशिश करेगा तो शायद एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। और इसके बाद एक आर्किटेक्ट होता है, उसको ये पता होता है कि जैसे इस कंपनी को सिक्योर करना है तो मैं कौन से टूल इनको सजेस्ट करूं जो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट हैं, या किस तरह का आर्किटेक्चर बना दूं कि हाँ भाई क्लाउड पर क्या होना चाहिए, नेटवर्क में क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट पर क्या होना चाहिए, और फिर रेगुलर प्रोसेस क्या हो ताकि ये सिक्योर रहें। क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि एक बार हमने बना दिया अब सिक्योर हो जाओगे। बिल्कुल, इसे कंटिन्यूस प्रोसेस, हर दिन चीज़ें बदल रही हैं। तो कल के दिन मैं हो सकता है अगले महीने फिर कुछ सजेस्ट कर दूं कि इसमें ये इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या ये हार्डवेयर बदल दीजिए, सॉफ्टवेयर बदल दीजिए, या कोई कंपोनेंट बदल दीजिए, या डेटा सेग्रीगेशन कर दीजिए, माइक्रो सेगमेंटेशन कर दीजिए। तो बहुत सारी AI बेस्ड सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। तो वो नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करता रहता है। वो आर्किटेक्ट है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। तो धीरे धीरे आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनते हो। अब ये तो हो गई वो चीज़ जो किसी कंपनी को सिक्योर करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, और बहुत सारे उसमें रोल्स हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेटर्स, वो एक अलग गेम है। फिर आता है फोरेंसिक, जो वो अलग गेम है। तो आप जैसे कि जो लॉ एनफोर्समेंट के संग जो लोग काम करते हैं, जैसे कि जो रोल मैं प्ले करता हूँ, मैं दोनों रोल प्ले करता हूँ। मैं कंपनीज़ को सिक्योर भी करता हूँ, तो मेरी नॉलेज वहाँ पे भी है बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग डिग्री। लेकिन मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो होता है पुलिस के संग काम करके क्राइम इन्वेस्टिगेट करना। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई क्राइम हुआ, अब इस सिचुएशन में डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या मिलेगा, किसको लिखा जाए, नहीं मिलेगा तो कोई ऐसा तरीका है कि हम बिल्कुल पता कर लें बिना किसी से मांगे। ये सारी जो जानकारी है ये इन्वेस्टिगेटर्स को होना चाहिए। तो हम सर्टिफाइड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स भी एक एग्ज़ाम होता है, पास करके बन सकते हैं। उसके बाद होता है डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट, जो लीगल सिस्टम के हिसाब से जो फोरेंसिक डेटा आया, जैसे कि आपका मोबाइल आया मेरे पास, अब मोबाइल को मैंने क्लोन किया, हैशिंग किया और उसमें से डेटा निकाला। यदि आप खुद अपना मोबाइल का डेटा निकाल के कोर्ट में एज एन एविडेंस दिखाएंगे तो जो लॉयर होगा वो 2 मिनट में उसको डिस्कार्ड कर देगा, कहेगा इसको पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं लाया गया, मैं कैसे मान लूँ कि डेटा मैनिपुलेटेड नहीं है, ये वही स्क्रीनशॉट है या वही इमेज है और या वही चैट है, मुझे कैसे पता? क्योंकि आप बीच में चेंज कर सकते हो, अपने नई चीज़ें डाल दी। आप व्हाट्सएप चैट जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो जनरेट कर लेते हैं।
लेकिन यदि आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है जिसमें हम बोलते हैं कि पहले क्लोनिंग किया, हैशिंग की, फिर एक जगह आपने प्रिजर्व किया उस डेटा को, अब आपने जो क्लोन डिवाइस है उस पर एनालिसिस करके रिपोर्ट बना के दी विद डिजिटल एविडेंस सर्टिफिकेट, तो ये कोर्ट में नहीं कोई काट सकता, कोई लॉयर नहीं काट सकता। फिर ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिसमें कि पासवर्ड क्रैकिंग भी टूल्स हैं, जिसमें कि आपके मेमोरी एनालिसिस टूल हैं, क्योंकि मेमोरी के बाद टेराबाइट्स में होती है, आप एकदम से थोड़ी ना हर चीज़ एनालिसिस कर लोगे। तो पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं छोटी छोटी, और जब आप 5-6 साल 7 साल काम कर लेते हो इंडस्ट्री में, तब आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो उस तरह से लोग। लेकिन आपकी एक एक्सपर्टीज़ होती है, मैं जो सिखाऊंगा उसमें मुझे आपके इंजीनियर होने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट चैलेंजिंग दोस काइंड ऑफ रोल्स जो इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं, वो तो आप जो इंजीनियर्स के लिए वो तो हैं। मेरा पर्पज़ अलग है। मेरा पर्पज़ है कि मैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इंटरमीडिएट पास भी होगे तब भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, और मैं आपकी जो लॉजिकल एनालिसिस है उसको यूज़ करूँगा कि क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो। जैसे जब मैंने आपको कहानियाँ सुनाई, आपने सोचा होगा कि मैंने ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं किए, पर मैंने लॉजिकली सोचा और वो केस सॉल्व किया। यदि वो चीज़ मुझे आपसे मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से आप एज एन इन्वेस्टिगेटर हेल्प करना शुरू कर दोगे, क्योंकि पुलिस में भी हर आदमी टेक्निकल नहीं होता, पर वो चूँकि लॉजिकली सोचते हैं तो इन्वेस्टिगेशन अच्छा कर लेते हैं। सो मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो आपको एज एन इन्वेस्टिगेटर इम्प्रूव करेगी, स्किल देगी, और उसके बाद आप एज एन इन्वेस्टिगेटर या तो पुलिस के संग काम कर सकते हो या कंपनीज के संग भी काम कर सकते हो। हर किसी को इन्वेस्टिगेटर चाहिए। तो ये थोड़ा सा वाइड है। मैं क्या करने वाला हूँ ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आपको आर्किटेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ मैं टूल्स बता दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे ओसिन टूल्स हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मुझे किसी का ईमेल आईडी मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है कि ये बंदा क्या करता है, क्या पसंद करता है, क्या लाइक करता है, इसके डर क्या क्या हैं, इसके एस्पिरेशंस क्या क्या हैं, उस तरह की चीज़ें मिल जाएँ मुझे, तो उसके लिए ओसिन टूल्स हैं, वो कर सकते हैं। या इसका डेटा जो लीक डेटाबेसेस में इसके कोई पासवर्ड मिल जाए, या इसका लीक डेटाबेस में इसका कोई एक्टिविटी लिस्ट मिल जाए, ये चीज़ें निकालते हैं। उसके बारे में सब कुछ पता कर लो, रेकी कर लो, रिकॉनिसेंस या रेकी करके रख लो। फिर सोचो कि अब ये बंदा अभी कहाँ होगा। यदि क्रिमिनल है तो उस एंगल से अटैक वेक्टर तैयार करो, और यदि विक्टिम है तो देखो कि इससे गलती कहाँ हुई होगी। सो ये जो नॉलेज है ये मैं उस ट्रेनिंग में दूंगा। फाइनल मतलब सर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है, मतलब जिस तरह से सर इन्वेस्टिगेट करते हैं वो चीज़ उसमें आपकी आप भी हेल्प कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे। सर जैसे भी आपने कहा कि डेटा निकलता है और व्हाट्सएप चैट्स भी हमने देखा, मतलब पिछले कुछ वक्त में बॉलीवुड में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ मर्डर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उनके ना व्हाट्सएप चैट्स भी निकल जाते हैं, और फिर वो मतलब 5 साल पुराने 6 साल पुराने व्हाट्सएप चैट्स पर निकलते कैसे हैं और इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे होती है? ऑथेंटिसिटी शायद आपने बता दिया, लेकिन कैसे निकलते हैं? देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार मोबाइल फ़ोन से निकले। 3 जगह से डेटा निकल सकता है। यदि मैं आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ तो मैसेज मेरे पास है, मैसेज आपके पास है, और यदि हम में से कोई बैकअप ले रहा है तो मैसेज बैकअप पे, दोनों ले रहे हैं तो 2 बैकअप होंगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो बैकअप है, यदि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है तो वो गूगल क्लाउड पे भी हो सकता है, यदि वो आईफोन है तो आई क्लाउड पर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आई क्लाउड पर जो बैकअप है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो यदि मुझे उसका एक्सेस मिल गया और समहाउ जो वो बैकअप फाइल है उसको मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊँ आपके फ़ोन पे या आपके क्लोन डिवाइस पर, तो मैं वो चैट देख सकता हूँ। दूसरा, अभी क्या हुआ, व्हाट्सएप ने जब ये कांड होने लगे तो उन्होंने एक ऑप्शन देना शुरू कर दिया। उन्होंने बैकअप इनक्रिप्शन का भी ऑप्शन दे दिया है। तो आप बैकअप को अलग इनक्रिप्शन कर सकते हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है। पर लोगों को चूँकि ये फीचर नहीं पता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड नहीं होता। यदि आप बैकअप रख रहे हैं और इनक्रिप्टेड नहीं है तो ये रिस्क होगा कि वहाँ से भी निकल सकता है, पर यदि वो इनक्रिप्टेड है तो वो रिस्क नलीफाई हो जाता है। मोस्टली जो डेटा निकलता है वो दूसरे के डिवाइस से निकलता है, जिससे आप चैट कर रहे थे। ठीक है सर। पुलिस को पता होता है कि देखो 2 लोग चैट कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में कौन कौन है, और आप टारगेट हो, तो वो सामने वाला म्यूल बन जाता है, वो सामने वाला सरेंडर कर देता है। पुलिस मुझे नहीं छेड़ेगी, करते रहो तुम। आप क्लीन अप हो जाओ, लेकिन डेटा तो मिल गया ना मुझे। एग्जैक्टली। यदि आप किसी ग्रुप में, अब ग्रुप में मुझे एक बंदा चाहिए तो भी मुझे उस ग्रुप की चैट निकल आएगी। तो ऐसे भी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ ग्रुप में ना लिखें जिससे कल के दिन आपको कोई परेशानी हो। इनफैक्ट कॉन्शियस रहें। मेरे ख्याल से ये जो एक
फ्रीडम की तरह लोग यूज़ करते हैं कि हम अब्यूजिव भी लिख देंगे, ऑब्सीन भी लिख देंगे, वल्गर भी लिख देंगे. आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. फाइन सर, जो व्हाट्सएप का ये डेटा आप बता रहे हैं, क्या ये डेटा हमारे फ़ोन में एक तो सर्वर पे जैसे कि रहता है, क्या हमारे फ़ोन में भी कुछ बैकअप वैकअप बन के कुछ सेव रहता है? बिल्कुल हमारे और फ़ोन क्या में भी वहाँ लोकल से बैकअप. भी निकल सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल रीसेट किसी ने नहीं किया, या अगर कर भी दिया तो किसी ने वो बैकअप फाइल कुछ ऐसे इधर उधर ले ली किसी ने, तो वो आ जाएगी क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. देखिए लेकिन इज़ नॉट दैट सिंपल कि बैकअप है तो सीधे सीधे कॉन्फ़िगर कर लेगा. लेकिन हाँ, यदि आपका लोकल ड्राइव में बैकअप है तो डेफिनेटली वो चैट उसमें से निकाला जा सकता है. हाँ, ये भी हो सकता है कि कई बार डिलीटेड चैट भी निकल आता है. ओके. आपके फ़ोन का यदि एक्सेस मुझे मिल गया और मैं एक टूल रन करूं तो आपकी जो चैट्स डिलीटेड होंगी वो भी रिकवर हो सकती हैं. तो ये भी एक रिस्क रहता है. ओके सर, ये होता कैसे है? बड़े लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, डिलीटेड चैट निकलना, मतलब इन अ नटशेल आप थोड़ा नहीं, सा. नहीं, कई सारे टूल्स हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जो डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल्स हैं. ओके. आईफोन के लिए भी हैं, एंड्रॉयड के लिए भी हैं. आईफोन के लिए थोड़ा पेड टूल हैं, मोस्टली पेड हैं, कॉस्टली हैं. एंड्रॉयड के लिए कुछ फ्री टूल्स भी हैं. लेकिन हाँ, ये क्या करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि यदि आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो शायद 4 दिन या 1 हफ्ते तक का डेटा रिकवर कर सकते हैं आप. पर यदि आप पेड वर्जन लेंगे तो पिछले 20 दिन या 1 महीने तक का भी डिलीटेड डेटा रिकवर होने के चांसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फ़ोन कितना नया या पुराना है और उसकी मेमोरी कितना यूज़ हो चुकी है. तो उस हिसाब से एक चांस रहता है. चैट वेट जल्दी रिकवर हो जाती है. फाइन सर, इसी पे एक सवाल है, क्वेश्चन दूसरा करना था लेकिन अभी क्योंकि इस पे बात चली तो एक चीज़ याद आई. सर ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब जितना भी डेटा होता है वो कभी डिलीट नहीं होता, मेमोरी में हमेशा रहता है, और कुछ सेक्टर्स वगैरह इधर उधर चेंज होते हैं, बस वही चीज़ होती है, वो मेमोरी भूल जाती है, इस वजह से रिकवर डिलीट हो गया तो वो मतलब डिलीट होने के बाद भी उसके अंदर रहता है. तो ये कितना सही? देखिए होता क्या है कि जब हम मेमोरी काम कैसे करती है, मेमोरी में सेक्टर्स होते हैं. जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल लिखी गई और उसका एक इंडेक्स बनता है. इंडेक्स का मतलब जैसे बुक का एक इंडेक्स पेज होता है, ऐसे ही हर फाइल का जो हेडर होगा उस इंडेक्स में रजिस्टर होगा. तो जब हम मुझे वो फाइल ढूंढनी है कि मेमोरी में कहाँ है, वो मेमोरी कहीं भी स्टोर हो सकती है, वो इंडेक्स में रेफ़र करता हूँ और उससे मैं वहाँ तक उस पॉइंटर से मैं उस फाइल तक पहुँचता हूँ. उसके बाद उसको रीड करता हूँ. जब मैं उस फाइल को डिलीट करता हूँ तो एक्चुअली उस मेमोरी को डिलीट नहीं किया जाता, सिर्फ इंडेक्स से उसको हटा दिया जाता है. अब चूंकि उसको इंडेक्स से हटा दिया तो मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि वो फाइल अब इंडेक्स में दिख ही नहीं रही, तो वो वहाँ पर दिखती नहीं है, अंदर फोल्डर भी नहीं दिखती, पर वो एक्चुअली उसका कंटेंट वहाँ लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एक इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल स्टार्ट होती है एक हेडर से, जैसे जेपीजी होगा तो उसके स्टार्टिंग की 4 बाइट्स एक हेडर होगा, जेपीईजी कुछ ऐसा करके उसमें होगा. एमपैग होगा, वीडियो होगा तो एमपैग 4 करके कुछ हेडर के अंदर लिखा होगा. ट्रेलर होगा, फिर उसका कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि हर इतने बाइट का चंक होगा और उस चंक के बाद हर फ्रेम का डेटा होगा. तो यदि मुझे वो प्रोटोकॉल पता है और मुझे MP4 वीडियो ढूंढने हैं इस मेमोरी में, तो मैं ढूंढ सकता हूँ. मैं हर वो 4 बाइट्स में ढूंढना शुरू करूँगा कि क्या मुझे MP4 लिखा हुआ मिल रहा है कहीं. अब मैं इंडेक्स से नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट रेफरिंग इंडेक्स, मैं रैंडमली पूरी मेमोरी स्कैन कर रहा हूँ और वो MP4 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. यदि मुझे कहीं भी MP4 मिल गया तो उसके आगे का प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं डेटा पढ़ के पूरा वीडियो रिकवर कर लूँगा. सिमिलरली इमेज रिकवर कर लूँगा. तो इमेज फाइल हैं, डॉक फाइल है, PDF फाइल हैं, वीडियो फाइल हैं, ये रिकवर हो जाती हैं मोस्टली इजीली क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल्स यूज़ करते हैं. मतलब सर कहने का मतलब ये आपने तो मतलब वो पूरा प्रोसेस समझा दिया कि मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे फ़ोन में है तो अगर वो हमने डिलीट भी कर दी वो तब भी रहेगी, इवन दो हमें नहीं मिल रही, हमें लग रहा है डिलीट होगी, बट ढूंढने वाला उसको ढूंढ लेगा. बिल्कुल बिल्कुल ढूंढा जा सकता है. सर एक चीज़ और अभी आई थी, मतलब जो क्वेश्चन था उसमें करना था कि जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ केसेस में किसी CM के फ़ोन्स की बात हुई थी कि यार उनके फ़ोन CBI को चाहिए, किसी को चाहिए, तो वो एप्पल से मांग रहे थे कि यार इसका पासवर्ड हमें दे दो, वो लॉक है. तो वो मतलब क्या पासवर्ड नहीं देता एप्पल, इवन दो गवर्नमेंट भी कहेगी तब भी नहीं देता है, वो फिर उसको क्रैक नहीं भी कर पाते, कुछ ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है वो करना नहीं चाहते? पासवर्ड रिकवरी टूल आते हैं, आईफोन का भी आता है, एंड्रॉयड के भी आते हैं. जैसे एक कंपनी है सेलिब्राइट करके जो ये टूल देती है, लेकिन और इज़राइल की कंपनी है. लेकिन ये क्या करते हैं कि ये लोग लाइसेंस देते हैं कि आप कितने पासवर्ड क्रैक कर सकते हो. नॉर्मली ये लोग जो लेटेस्ट वर्जन होगा आईफोन का उसका लाइसेंस नहीं देते, सो दैट हर आदमी लेटेस्ट वर्जन की ओर मजबूरन जाए. ओके. और जैसे ही 16 के बाद 17 आएगा वो आप पटाख से अपना चेंज करोगे बिकॉज आपको पता है कि अब ये वाला सपोर्ट उस टूल में चला गया. तो ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है. इस वजह से जो लोग क्रिटिकल पोजीशंस पे हैं दे मूव टू द न्यू वर्जन वेरी फास्ट.
बट ऐसा भी नहीं है कि इज़ दैट सिंपल ऑल्सो, उसमें भी चांसेस होते हैं कि उस स्टेट में होना चाहिए फ़ोन तभी रिकवर होगा। यदि उस स्टेट में नहीं है, जैसे कि मान लो आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो शायद जब वो स्विच ऑन होगा तो उसमें ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है फ़ोन, आईफोन, और वो हो सकता है कि वो फॉर्मेट हो जाए खुद और आप पासवर्ड ना रिकवर कर सको। तो ऐसे कई बार चांसेस होते हैं, इस वजह से पासवर्ड रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन टूल है, सवाल ये उठता है कि क्या ये टूल ओपनली अवेलेबल है? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास होता है और वही लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए भी एक अप्रूवल प्रोसेस होता है। जब कोई फ़ोन रिकवर होता है, जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, मर्डर केस हो गया और उसमें कोई फ़ोन मिल गया, अब मुझे नहीं पता कि विक्टिम किससे बात कर रहा था, क्योंकि आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एक प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व करके सर्ट को भेजा जाता है, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। वहाँ पर एक टीम होती है जिसके पास ये टूल होते हैं और उनके पास हज़ारों की संख्या में रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि हर दिन इंडिया भर से ऐसी और भी एजेंसी है जिनके पास ये टूल है, बट मोस्टली सर्ट ये करती है। स्टेट लेवल पे भी होंगे लोग, कई स्टेट के पास हैं ये टूल। और उसके बाद वो अप्रूवल प्रोसेस के संग कि भाई किस एफआईआर में क्यों इसको रिकवर करना है, क्या कारण है, किस तरह का इसका एविडेंस कलेक्शन होगा इसमें, एंड देन दे क्रैक इट, डेटा रिकवरी करके आपको देते हैं। फाइन सर, जितने भी जैसे बड़ी पोजीशन पे लोग हैं उन्हीं की हम बात कर रहे थे, तो क्या इनके पास जो फ़ोन्स होते हैं, जो ईमेल्स वगैरह जो भी कुछ रहेगा, क्या उसमें एडिशनल सिक्योरिटी कुछ होती है अदर रख के, ताकि उसमें दिक्कत ना हो सके? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता होगा बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, या फिर हमारी तरह ही मतलब ऐसे इस तरीके से नॉर्मल फ़ोन रखते हैं, इवन दो देखो कई लोग इग्नोरेंट होते हैं। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये एज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपको सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो उनके अपने प्रॉपराइटरी टूल्स होते हैं, ऐप्स होती हैं, जिसके थ्रू वो उस डेटा को सिक्योर रखते हैं। तो हम सिर्फ आईफोन या एंड्रॉयड पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर एक और लेयर है और वो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने एक चैट ऐप अपनी बना ली डिफेंस के लिए, हम सिर्फ उससे ही चैट करेंगे, बाकी कोई चैट यूज़ नहीं करेंगे, तो अब हम सिक्योर हो गए। और या हम डेटा एक्सचेंज करेंगे तो हम सिर्फ उस ऐप के थ्रू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह के एडिशनल टूल्स होते हैं उन लोगों के पास। उसके बाद उनके, यदि वो एक सिचुएशन में आइडल हो गया या फ़ोन अनएक्सेसिबल है एक टाइम तक, तो वो ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में भी चला जाता है। ओके, फ़ोन अपने आप को फॉर्मेट कर लेगा या डेटा डिलीट कर देगा। तो इस तरह के प्रोविजंस भी होते हैं, तो उस वजह से उनको वो प्रोविज़न दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं यूके में था 2018 में। तो यूके में एक लॉ है कि यदि पुलिस आपसे कहे कि अपने फ़ोन का पासवर्ड बताइए, और आप कहते हो मैं तो भूल गया, तो आई थिंक 2 साल की जेल है। ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, 2 साल की जेल है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब एक बंदे के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और उस पर आरोप था कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट ओके, बनाता है, देखता है और उसके फ़ोन में मिलना चाहिए। तो उन्होंने उस बंदे को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, ट्रेस करते रहे, धीरे धीरे ट्रैक किया होगा, डार्क वेब के थ्रू कुछ कर रहे थे लोग ऑपरेशंस। जब उसको एयरपोर्ट पर पकड़ा और उसका फ़ोन छीन लिया और उससे कहा पासवर्ड बताइए, तो उसने कहा नहीं, भूल गया। क्योंकि यदि वो पासवर्ड बता दे तो उसको फिर जो जेल होगी वो 20 साल की है। क्योंकि वो बड़ा सीवियर पनिशमेंट है उसमें। लेकिन पासवर्ड नहीं बताएगा तो 2 साल जेल है। और इस वजह से उसको 2 ही साल जेल हुई। मैं क्योंकि एक इंसिडेंट रेफर किया गया था ट्रेनिंग में, तो मैं बता रहा हूँ। इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, यदि आप कह देते हो कि पासवर्ड नहीं है तो नहीं है। तो जब जिस पॉलिटिकल केस की आप बात कर रहे हैं उसमें लोगों ने नॉर्मली डिनाइल मोड में आ जाते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताओगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो कैसे क्रैक करता है या कोई उसमें ब्रेक थ्रू निकाले। कई सारे केसेस में एक केस हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक पॉलिटिशियन ने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए। ओके, आई थिंक कुछ 100 से ज़्यादा फ़ोन यूज़ किए 1-2 साल के अंदर। और जो गलती कर गया वो ये कि जब भी वो नया फ़ोन, तो नई सिम और नया फ़ोन हर बार यूज़ करते थे एंड उससे कम्युनिकेशन चलता था। लेकिन वो फ़ोन जब आता था उनके पास या जो सिम डाल के एक्टिवेट होता था तो उनके घर से ही होता था। तो इस चक्कर में वो सारे फ़ोन और नंबर निकल आए, क्योंकि वो वहाँ से फ़िल्टर करना बड़ा आसान होता है टावर डंप से कि कितने नए फ़ोन या नए सिम कार्ड यहाँ ऐड हुए। तो यदि बहुत फ्रीक्वेंटली नए नए फ़ोन एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है तो उसको आप फ़िल्टर कर सकते हो। सो हम कितना, कई बार हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि हम एनोनिमाइज हो जाएं या नए फ़ोन ले लें या नया
जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गुजरात का केस था जिसमें एक मर्डर हुआ था एक लेडी का, और जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं तो उस दिन गोवा में था, तो उसकी लोकेशन भी गोवा आ रही है, उसका फ़ोन उसने होटल में चेक इन भी किया है, उसने कुछ फ़ोन कॉल दिए थे तो उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, तो सब कुछ सही लग रहा है कि भाई वो गोवा में था तो किसी और नहीं मारा। पर डाउट पुलिस को ये था कि नहीं हस्बैंड ने किया, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। तो फिर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया। जब उस व्यक्ति का गूगल डैशबोर्ड चेक किया गया तो उस दिन उसकी 2 लोकेशन आई ओके गूगल पे। भाई ऑपरेटर के पास एक है, लेकिन गूगल के पास 2 आई, एक सूरत में और एक गोवा में। तो अब 2 क्यों आई? बिल्कुल पता है सर। तो इस व्यक्ति ने दृश्यम फिल्म देख ली थी तो इसको पता था कि पुलिस फ़ोन तो ट्रैक कर लेती है, तो इसने अपना फ़ोन एक दोस्त को दिया ओके अपने आईडी के संग कि तुम जाओ गोवा में फ़लाने होटल में चेक इन करना, मेरा आईडी यूज़ करना और कुछ फ़ोन वोन करते रहना मेरे फ़ोन से, ताकि एविडेंस बन जाए और मैं इधर अपना काम कर लूँगा। पर उस 2 दिन का जो पीरियड था उसमें एक नया फ़ोन यूज़ किया उसने, ओके और उस नए फ़ोन में भी सेम जीमेल से लॉगिन कर दिया तो उसकी 2 लोकेशन आई। अब लोग सोच रहे होंगे सर ने तो बता दिया, तो मैं सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करूँगा सर लोग ये कहेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि आप कर लो, मैं तब भी पकड़ लूँगा आप करके दिखाओ, क्योंकि यदि आप सेम जीमेल से भी लॉगिन नहीं करोगे ना, तब भी एक तरीका है हिंट दे रहा हूँ आपको। यदि आप अपना फ़ोन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए किसी और को देते हो, तो मैं आपके IPDR से निकाल सकता हूँ कि इस 1 घंटे में फ़ोन आपके पास नहीं था। आपने शायद उसका हिंट दिया था पिछली बार दिया था। तो आप समझ रहे हो कि मैं किस डायरेक्शंस में जाकर आपको रीजंस निकाल के दे दूंगा। एंड एक बार मुझे पता पड़ गया कि आपके पास नहीं था, तो फिर मैं निकालूंगा कि आपके पास था क्या। एग्जैक्टली कोई दूसरा फ़ोन होगा, कहीं और आप होगे, तो फिर उस डायरेक्शन में आपका इन्वेस्टिगेशन चल पड़ेगा और कोई ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट मिलेगा। ओके सर, अभी आपने बात की वो यूके में जो बंदा था जो पोर्नोग्राफी कंटेंट देखता था, उससे रिलेटेड एक सवाल आया था यूट्यूब पे मैं जब चेक कर रहा था, तो लोग ये पूछ रहे थे कि उनको ऐसे मेल्स आ जाते हैं अक्सर कि आप कुछ ऐसा बैंड वेबसाइट यूज़ कर रहे थे और आपका ना गवर्नमेंट जो आपको एक्सेस कर रही है और आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी, फला चीज़ लग जाएगी, तो क्या गवर्नमेंट ऐसे मैसेज, कोई एजेंसी ऐसे मैसेज भेजती है, कुछ ट्रैक करती है? कभी भी नहीं, ऐसी कोई मेल कभी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं भेजती। जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें कुछ वेल नोन पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके नाम भी यूज़ होते हैं, सिग्नेचर भी यूज़ होते हैं, और मैं जैसे ही देखता हूँ कि उनका सिग्नेचर है, मैं समझ में आ जाता है तो फेक है, क्योंकि वो तो ऐसे नोटिस कभी भेजेंगे नहीं। और इनफैक्ट जिस समय उसका सिग्नेचर यूज़ हो रहा होता है वो उस समय उस डिपार्टमेंट में उस पोजीशन में होता भी नहीं, वो जा चुका होता है तो उससे और क्लियर हो जाता है कि अभी इस डेट में नोटिस भेज ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जाते हैं कि भाई आप इंटरनेट पे कुछ एक्सेस कर रहे थे और उसमें कुछ इलीगल स्टफ़ था जो भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, इस वजह से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है और आप यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, और डराया जाता है। और फिर एक बार आप डर गए तो फिर आपसे पैसा भी मांगा जाता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल। किसी और चीज़ में सर ऐसा मेल आ जाए, मतलब चलिए तो पोर्नोग्राफी कंटेंट की बात हुई, या कोई और ऐसा गवर्नमेंट की एजेंसी कोई ऐसा मेल करते? देखिए, नॉर्मली मेल जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। ओके क्योंकि सर्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि कहीं उनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो जाए। तो कई बार जैसे मुझे एक बार कुछ गृह मंत्रालय के कुछ ऑफिसर्स हैं जो डेपुटेशन पे आए हुए थे, उनकी रिक्वेस्ट आई कि यार मुझे एक ईमेल आई है सर्ट से, उन्होंने कहा कि आपके कुछ अब्यूजिव IP एक्सेस हुए हैं आपके राउटर से। तो मैंने कहा, उसमें लॉग भी दिया हुआ था कि कौन कौन से IPs हैं। मैंने वो IP स्कैन किए तो पता पड़ा अब्यूजिव थे। तो मैंने कहा सर इसका मतलब है कि आपके घर से कोई अब्यूजिव IP एक्सेस कर रहा है, आप नहीं करोगे, आपके घर के राउटर का। तो वो मेल इसलिए आई थी क्योंकि उनके घर के राउटर का यूज़ हुआ था। अब हो सकता है उनके हेल्प ने यूज़ किया हो, ड्राइवर ने यूज़ कर लिया हो, कोई कर रहा हो, पर चूंकि उनका राउटर सर्वेलेंस पर है इसलिए सर्ट ने उनको एक नोटिफिकेशन देना उचित समझा कि ऐसा तो नहीं कि कोई आपको हैक करना चाह रहा। बिल्कुल। तो फिर आदमी सचेत हो जाता है, फिर वो अपना पासवर्ड नहीं बताता लोगों को और थोड़ा सिक्योर रखेगा। उनका राउटर वेलरेबल भी था, कॉन्फ़िगर ठीक नहीं था, तो उसके बारे में भी सर्ट ने बताया था। तो वो ऐसी मेल नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आएगी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें यदि कोई ऐसी मेल आती भी है तो सबसे पहले सीधे सीधे नहीं डराया जाएगा, पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है और उसमें ऐसा कुछ है, तो आप मतलब इट विल स्टार्ट स्लोली, देयर विल बी मल्टीपल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जिस तरह के केसेस ही हम बात कर रहे थे, सीधे थोड़ी ना अरेस्ट कर लेगा कोई किसी को। बिल्कुल।
पहले आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, कोई केस में आपका नाम आया कि आप अपना स्टेटमेंट देंगे, और उस स्टेटमेंट के बाद भी आप फिजिकल जब तक नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई ऑनलाइन आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं, डिजिटल इस तरह का कोई प्रोसेस ही नहीं है। और वो भी पहले चिट्ठी आएगी आपको, या ईमेल आएगी, या आपको मैसेज आएगा। तो पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल, एक्चुअली कई बार आपने देखा होगा ना, जब पुलिस कहती है कि हमने 4 महीने से नोटिस भेज रहे हैं और बंदा जवाब नहीं दे रहा है, आप सोचिए कितना पेशेंस होता है पुलिस। एग्जैक्टली। और यहाँ पर आप आज कहता है कि परसों कुरियर पकड़ा गया, आज अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कहाँ होता है? बिल्कुल। एक कमेंट बल्कि आया था उस पर, वो कह रहे थे कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अमित सर से एक्सप्लेन करें। अमित सर से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको कर दें। हम हर बार करते हैं इसको, आई थिंक हमने 3-4 बार सर उसको टच किया, एक बार और टच कर लें। अभी आप बता रहे थे आप मसूरी गए थे, वहाँ पे वो भी चीज़ स्टोरी बताएं, IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग जो आप दे रहे थे। हाँ, तो मैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग्स थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा कि आप में से किसी को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? तो आई वाज सरप्राइज कि लोगों को आइडिया नहीं था, जबकि हम इतना कैंपेन चल रहा है। उसका कारण फिर मुझे समझ आया कि हर आदमी अपनी लाइफ में इतना फोकस और बिजी है कि वो शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। उसने देखा भी होगा, तब भी उसने डिटेल नहीं पता होगा कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली है क्या। उसको मतलब उनको वर्ड से वो कुछ करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और वैसा डिजिटल अरेस्ट का मामला होगा, पर डिजिटल अरेस्ट वो नहीं है। डिजिटल अरेस्ट तो एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा, एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल गेम है आपके संग खेला जाता है। तो जब मैंने उनको पूरा प्रोसेस बताई है तो चौंक के बोले ये होता है। सो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे इतना कैंपेन चलाने के बाद या प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद लोगों को पता ही नहीं है, और इस वजह से लगातार केसेस हो भी रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से, चूंकि आपने रिक्वेस्ट किया है, क्विकली एक मोडस ऑपरेंडी में एक्सप्लेन कर दूं ताकि किसी के साथ हो तो तुरंत सचेत हो जाए। IVR कॉल आता है पहले तो, जो प्री रिकॉर्डेड कॉल आता है, उसमें कहा जाता है कि आपका कुरियर आपने भेजा था जो वापस आ गया है, उसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, तो आप प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ज़्यादा डिटेल नहीं देगा, कुरियर बोलेगा और कहेगा कि आप 9 दबाइए और हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। अब आपको पता नहीं कौन सा कुरियर, हो सकता है कि बार कोई कुरियर भेजा हो, आपका दिमाग चल पड़े कि यार उसी कुरियर के बारे में तो नहीं है। आपने कुछ नहीं भेजा है तब भी आप क्यूरियस हो जाते हो कि मेरे से क्या भेजा भाई। आप 9 दबा देते हो, जैसे ही 9 दबाते हो आप सामने वाले से प्रोफेशनली कोई बंदा कॉल उठाता है, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप कहते हो सर वो कोई कुरियर था मेरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी सीड इन कर दिया आपका कुरियर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसने आपसे नहीं बोला, आपने उसको बोला कि मेरा कोई कुरियर। मेरा कुरियर है। अच्छा, आपका कोई कुरियर था, हाँ बताइए नाम क्या आपका, अच्छा मोबाइल नंबर, अच्छा ये सब ड्रामा करेगा वो, हाँ 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 कुरियर आया आपका बिल्कुल, यू आर राइट, कुरियर है। उसमें तो कुछ हाँ पासपोर्ट्स मिले हैं, कुछ करेंसी मिली है, कुछ ड्रग्स वगैरह मिली है। क्या बात कर अब आपको झक्का लगता है, हाँ नहीं आपके खिलाफ तो FIR हो चुकी है सर, वो तो अरेस्ट वारंट निकली हो आपकी, तो आप खुले कैसे घूम रहे हैं। अब आप धक्का लगता है क्या, नहीं ये मेरा कुरियर नहीं है। अब आप डिनाइल मोड में आते, नहीं है ही नहीं मेरा, मैंने भेजा नहीं था। नहीं सर अभी आपने आपका कुरियर अभी आपने एक्सेप्ट किया, और आपने अभी या आधार आपका नंबर है ना, एड्रेस आपका यही, आप वेरीफाई, हाँ साहब एड्रेस भी मेरा, नंबर भी मेरा, सब कुछ, लेकिन कुरियर तो मैंने नहीं भेजा। अच्छा आपने नहीं भेजा, नहीं मैंने, हाँ तो डरने की कोई बात ही नहीं, जब आपने भेजा नहीं तो आप क्यों डर रहे हो। ना दिस गाय विल साउंड सपोर्टिव, पहले इसने डराया, अब आपको एकदम से सपोर्टिव हो गया, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी हेल्प कर रहा है। कहते सर आप कुछ नहीं करो, मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, FIR वहाँ ही हो रखी है, आप उनको अपना स्टेटमेंट दे दो, क्लीन हो जाओगे, वो आपका नाम हटा देंगे। हाँ यार प्लीज़, रिक्वेस्ट किसने की, आप। बिल्कुल, वो हेल्प कर रहा है। आपके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा है। अब ये गेम में सारे लोग मिले हुए हैं, वो IVR कॉल से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच तक। अब वो आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा, वो आपको बोलेगा कि वीडियो स्टेटमेंट पे आ जाइए, स्काइप इंस्टॉल कीजिए, स्काइप वीडियो कॉल होगा, सामने आप थाना देखोगे, कोई पिट रहा है, पीछे हथकड़ियाँ लटकियाँ, गन लगी हुई है, और बंदा बैठा हुआ है अपना 3 स्टार लगाए, और एकदम से गुस्से में बोलेगा कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसको, बिल्कुल कि सर वो मेरा कोई कुरियर अच्छा आपका कुरियर, नाम बताइए। फिर वो आपको ग्रिल करना शुरू करेगा, हाँ आप खुले कैसे घूम रहे हैं, पहले तो बताइए, आपको तो जेल पे होना चाहिए। अब आप नहीं सर मैंने तो भेजे नहीं कुरियर, ऐसा नहीं FIR निकली या ऐसा, वो आपको सारी कॉपी भेज देगा। फिर कहेगा आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। बिल्कुल, आप क्या सेलेक्ट करोगे। सर डिजिटली कर लो भाई। फिजिकली कौन अरेस्ट, जो पीछे देख रहा है बेचारा कुट रहा है, तो सर डिजिटल अरेस्ट कर दीजिए। ओके फिर वो कहेगा कि फ़ोन हमेशा चार्ज रखना है, इसका वीडियो कॉल बंद नहीं करना है, यदि बंद हो गई वीडियो कॉल तो आप 20 साल की जेल हो जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लग जाएगा सीधे आप पे।
तो इतना डरा देंगे, सारे एजेंसीज का नाम लेके कि ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व है, सीबीआई भी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है और मुंबई क्राइम ब्रांच तो है ही, सारे हैं, और आपके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस देते नहीं है। फिर ये भी कि आप किसी को बताइए मत, तो कोई अपने वाइफ, हस्बैंड, फैमिली, किसी को नहीं बताता। लोग 6 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड होते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि आप अपना सारा पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए, तो आप डाल देते हो कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पहले तो पैसा डालते, फिर आपसे कहा जाता है कि अब और फीस चाहिए, तो आप लोन लेके भी डाल देते हो। कई बार लोगों ने ये भी किया, बैंक में जाके प्रॉपर आरटीजीएस की या एफडी तोड़वा दी अपनी, और उसके बाद एक बार पैसा गया तो आँख खुली जाती है, उसके बाद तो उसने कुछ करना, रिहा हो गए, आप रिहा हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन होता है और आपको एक मोमेंट को भी नहीं लगता कि ये सब झूठ हो सकता है, और आप बैंक में जा के पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। बिल्कुल सर। तो ये इतना खतरनाक, आपने पिछली बार शब्द यूज़ किया था, हिप्नोटाइज तो नहीं करते। एग्जैक्टली सर। ये बिल्कुल खतरनाक तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं कि आप, और ये सब पढ़े लिखे लोगों के संग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने 7 करोड़ दिए, एक बहुत बड़ी एमएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने 3.7 करोड़ दिए, एक लॉयर है उसने करीब 20-25 लाख दिए, और उसके बाद कपड़े भी उतार दिए कैमरे के सामने और उसको फिर एक्सटॉर्शन किया। तो ये करोड़ों से 50 लाख से नीचे बात ही नहीं होती, क्योंकि आपका पूरा पैसा जाता है, आपकी एफडीज, आपकी सेविंग, आपका प्रोविडेंट फंड, जो कुछ भी होगा पूरा ले लेते हैं आपसे। सर जैसे कि इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, पीएम भी इस पे बात कर रहे हैं, तो हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत है, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को जा रहे हैं। एक तो ये सवाल, दूसरे से मैं ज्वाइन करूँगा, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, दिल्ली में एक बंदा था, उसको कुछ मलेशिया से कोई ऑफ़र आई थी जॉब की, तो उसने कुछ आईटी फर्म में वो ज्वाइन वाइन किया होगा वहाँ पे जाके, और वो जब पहुँचा, वो उसने देखा कि वो तो म्यांमार में पहुँच गया, और फिर उसको पूरा टॉर्चर किया गया इन चीज़ों में, और क्या कहते हैं, पूरा मारा, शॉक वॉक दिए गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उससे स्कैमिंग वाला सारा काम करवा रहे थे। तो नंबर 1 तो ये बताइए, प्रोसेस आप बताइए किस तरीके से करते हैं। दूसरा है कि इसको रोक क्यों नहीं पाते? अभी एक एनआईए की भी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब ये केसेस हो रहे थे तो हमें लगता था कि एक ऑर्गेनाइज रैकेट तो है, पर यह अंदाज़ा नहीं था कि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ एक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्रॉस बॉर्डर एक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, या इस लेवल तक हो रहा होगा। तो अभी एनआईए ने रिवील किया है कि ये लोग क्या करते हैं, जॉब ऑफ़र के नाम पर यंगस्टर्स को अप्रोच करते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बार आपको भरोसा हो जाए, क्योंकि उसमें अमेरिकन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पहले जो कम्युनिकेशन स्टार्टिंग होगी वो अमेरिकन से होगी, फिर आपको कोई पाकिस्तानी एजेंट को थमा दिया जाएगा, दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद यू कि हम आपका लॉजिस्टिक्स देखेंगे, आपको ले जाएंगे, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था सब होगी। फिर आपको पाकिस्तानी एजेंट किसी चाइनीज़ एजेंट से कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद चाइना वाले एजेंट आपका व्यवस्था करके आपको लाओस, थाईलैंड या वहाँ पर लेके जाएंगे, और वहाँ पर अबंडन जगह में जाके कॉल सेंटर चल रहे होते हैं वहाँ से। वो नॉर्मली बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी जो म्यांमार या थाईलैंड के आसपास, मेरे ख्याल से लाओस एक जगह है जहाँ से अभी 150 लोग रेस्क्यू कराए गए थे, भारतीय लोग थे, और उनको इसी तरह टॉर्चर करके उनसे साइबर क्राइम कराया जा रहा था। तो मारा भी जा रहा था, और उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था, और उनको 18-18 घंटे काम कराया जाता था। टारगेट दिए जाते थे कि इतने लोगों को कॉल करना होगा, इतने लोगों को लूटना होगा, ये इतना कलेक्शन करना होगा, वरना आपको टॉर्चर करेंगे। तो यदि आपको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र आ रहा है विदेशों का, ख़ास तौर से, प्लीज़ थोड़ा सा सचेत हो जाए, क्योंकि वो उसी लालच में आप एक बड़े गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है रेस्क्यू करना। ये तो एमईए इन्वॉल्व हुआ और 150 लोगों को ले आया, पर इंडिया में 150 की फिगर में बहुत छोटी समझते हैं। इंडिया में यदि कोई 150 लोगों के संग कुछ हो गया है ना, तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख लोग ट्रैप्ड हैं। बिल्कुल। यदि पुलिस ने 150 रेस्क्यू किए, तो आई एम श्योर, जैसे जिस दिन हमने डिजिटल रेस्क्यू की बात की कि यदि हमें 10 रिपोर्टेड केसेस मिल रहे हैं, हाँ बता रहे थे बिल्कुल, तो कम से कम 1000 लोग हैं जिनके संग हो रहा है, क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी है। तो आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस में भी लोगों के संग कभी कोई अप्रोच किया होगा फ्री बाइस के लिए या जॉब्स के लिए, और उनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। फाइन सर, अभी आपने एफडी की भी बात की, उससे भी एक कमेंट ही जहन में आ गया, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ते रहते तो उससे लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें ये कमेंट था कि जो एल्डरली पीपल हैं उनको कैसे अवेयर करें
मतलब उन तक कैसे ये सब चीज़ें पहुंचाएं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि वो बचे रहें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उनका फंड का पैसा होता है, ये सब चीज़ें। और एफडी फ्रॉड की हमने एक बार शायद पहले बात की थी, आई थिंक जब हम सबसे पहले मिले थे, तो वो भी आप समझाएं कि एफडी फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके उनका सारा पैसा लूट सकता है लोगों का। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी बैंक अकाउंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। उसका कारण ये था कि आपका पासवर्ड ऑलरेडी क्रिमिनल के पास होता है। अब वो कहाँ कहाँ से निकल सकता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो आपके ऑटोफिल से निकल सकता है, वो आपके बैंक से भी जा सकता है, वो आपकी डिवाइस से भी जा सकता है, वो आप पर कोई फिशिंग अटैक हो जाए उस वजह से भी निकल सकता है। तो कई सारे अटैम्प्ट क्रिमिनल कर रहे हैं, पर आपका पासवर्ड उसके पास होता है। क्योंकि जितनी एफआईआर आज तक फाइनेंशियल फ्रॉड की हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ क्रिमिनल ने आपसे पासवर्ड मांगा, बिल्कुल कभी नहीं। या आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगा, उसके पास आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपका पासवर्ड था, उसको सिर्फ ओटीपी चाहिए होता है। लेकिन एक प्रोविज़न था कि आप यदि मुझे लॉगिन पासवर्ड मिल गया बैंक अकाउंट का, तो मैं आपकी एफडी करा सकता हूँ। ओके, उसके लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपए पड़ा है, तो 5 लाख की एफडी करा दूंगा। ओके, जैसे वो 5 लाख की एफडी होगी, आपको एक एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो गया है। ओके, क्योंकि जो आपका रनिंग पैसा था वो अब एफडी में चला गया, तो बैलेंस 0 आ गया। एग्जैक्टली। अब आपने तो करा ही नहीं एफडी, तो आपको तो बिल्कुल पता भी नहीं कि 0 बैलेंस क्यों हो गया। क्रिमिनल आपको कॉल करता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और अभी अचानक बैंक में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आया और 7,856 लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है और उनके पैसे कहीं और ट्रांसफ़र हो गए। तो वो हैं, और उसमें आपका मैसेज भी दिखेगा सर। हाँ, उसमें आपका वही तो आपका बैंक अकाउंट भी था, और देखिए आपको 0 बैलेंस का मैसेज आया क्या बैंक से? आप देखोगे हाँ 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 मेरा आया। ओह माय गॉड, कितने पैसे थे आपके? अब आप सब इन्फॉर्मेशन दोगे, इतना था, 5,56,000 रुपये था। ओके सर, तो ये तो वापस कराने के लिए एक प्रोसेस है एंड वी आर हेल्पिंग यू आउट, डोंट वरी, पैनिक मत होइए, घबराने की कोई बात नहीं, पैसा वापस आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, फिर अचानक से ओटीपी आएगा, आपको कहेगा ये कोड आया होगा, आपको वेरिफिकेशन में बता दीजिए, तो आपका पैसा भी रिवर्ट हो जाएगा। अब आपको तो आपका पैसा चाहिए, बिल्कुल। तो वो जो भी पूछ रहा है बताते हो आप, क्या ले भाई ओटीपी। लेकिन अभी तक नहीं गया था पैसा, अब जाएगा। अब तो ये जो एफडी फ्रॉड जिसको हम बोलते थे, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता था। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी एक केस, और आज कल रिपोर्ट हुआ मेरे पास, और उसने पूरी अपनी इंसिडेंट सुनाया। ही इज़ रिलेटिव ऑफ सम वेरी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिसर। उसने कहा साहब मेरे बच्चे बेंगलोर में काम करता है बड़ी एमएनसी में, और उसको डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला हुआ कि आपका कुरियर फंस गया, ये हो गया। उसको 1.5-2 घंटे तक वो लोग बातचीत करते रहे और पूरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। समहाउ इस बंदे ने कुछ पेमेंट नहीं किया। ओके, पेमेंट नहीं किया, और इस बीच में इसके फादर का फ़ोन आ गया, और इसने अपने फादर से डिस्कस कर लिया, और फादर ने कहा काटो फ़ोन, और ये है और वो है, और तुरंत रोक लिया। तो बोले एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देते हैं। ओके, ऐसा ना हो कि उस दौरान कोई इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है और उस वजह से पैसा निकल जाए, आगे निकल जाए। पैसा अभी तक नहीं दिया था। ओके, उन्होंने बैंक को फ़ोन किया कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। कर देते हैं साहब, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब बोले 5-7 दिन तक बैंक अकाउंट फ्रीज रहा। अब उनको लगा अब तो सब नॉर्मल है, अब अनफ्रीज करा लेते हैं। उन्होंने वो बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया। जैसे ही वो अनफ्रीज कराया, उनके अकाउंट से 39,414 रुपये निकल गए। तो उन्होंने कहा यार ये क्यों निकले? बिल्कुल। बैंक को कॉल किया, भाई अभी तक तो कुछ एक्टिविटी नहीं थी, और आपको जिस दिन अकाउंट फ्रीज कराया उस दिन बैंक को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मुझे कॉल आया था, कुछ फ्रॉडस्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो देखिए कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ। बैंक ने ना कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब 7 दिन बाद जब अनफ्रीज कराया तो ये अलर्ट आ गया। तो बैंक ने कहा कि भाई आपने 20 लाख का लोन लिया था। अरे लोन? और बोले इसकी पहली EMI कटी है। बोले मैं तो कोई लोन नहीं लिया। बोले नहीं, आपने डेट बताई उन्होंने कि 22 तारीख को लोन लिया था आपने। अब उसको लगा 22 तारीख को तो ये हुआ था। तो इसका मतलब जिस दिन वो डिजिटल अरेस्ट वाला 2 घंटे तक एंगेज रहे, उस समय आपसे जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई वो लेकर ऑनलाइन आपके बैंक से लोन ले लिया उस बंदे ने, और वो लोन डिसबर्स भी करा दिया किसी दूसरी जगह। आप देखिए, तो ये पॉसिबल है क्योंकि हुआ। अब वो बैंक से बहस कर रहे हैं कि साहब हमने जब लोन लिया ही नहीं, और मैंने उसी दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया बिल्कुल कि कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो बता दीजिए। आपने कहा कुछ नहीं हुआ।
और अब आप बता रहे हो लोन ले लिया, तो बताया क्यों नहीं उस दिन कि लोन गया है, तो हम उस दिन बिल्कुल एक्शन लेते हैं। और अब ये 20 लाख निकल चुका है, केस कोई आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा या बंधन बैंक में से किसी में ट्रांसफर होकर निकला है। तो ये प्रोसेस चूंकि कल ही हुआ है, इसलिए मैं बताना भी चाह रहा हूँ लोगों को कि आप डिजिटल अरेस्ट के केसेस से बच भी गए, ये फंस जा रहे हैं। तब भी फंस गए हैं। कुछ और कर लिया उसने, तो सीधे सीधे पैसा नहीं लिया लेकिन आपके नाम से लोन निकलवा लिया। उस समय कुछ बातचीत करके आई एम श्योर कुछ ऐसा Exactly. इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की होगी, अप्रूवल दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा, वो मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चेतावनी है कि आप तुरंत काट दें फोन, इंगेज ही ना हो, वरना ये हो जाएगा। अब इस केस में क्या है कि इनका पैसा तो पूरा वापस आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई गलती तो की नहीं है, इन्होंने बैंक को इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप बैंक को एक ईमेल लिख दीजिए, और जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो क्लियर है कि इफ़ आपने कोई गलती नहीं की है तो बैंक इज़ लायबल टू पे यू एवरीथिंग, तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पैसा जब तक वापस आएगा तब तक टेंशन होती है, चाहे वो महीने भर लगे, 20 दिन लगे, तो बेचारे परेशान। लेकिन मैंने कहा और दूसरी चीज़ कि आगे ना निकल जाए कोई दूसरी EMI बिल्कुल, तो उस पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में रख लो पहले, क्योंकि बैंक का कोई भरोसा नहीं वो ऑटो डिडक्शन में निकलता रहे और फिर आप उसके लिए फिर डिस्प्यूट रेज करें कि भाई अब क्यों निकाले जा रहे हो, अब तो मैंने डिस्प्यूट रेज कर दिया। तो ये सारे टेंशन्स हैं और बड़े रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। फाइन सर, लोन से बात आई तो लोन ऐप वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हमारे पास कि बड़े आसानी से एक्सेसिबल है, मतलब ऐप डाउनलोड करें और बस अपना डिटेल देते हैं और उससे लोन वोन मिल जाता है, और उससे फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, एक्सटॉर्शन वगैरह चीज़ आती है। तो इस पर भी मतलब लोगों को बताने की ज़रूरत है कि क्या इतना ईजी लोन अवेलेबल है और या लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। देखिए ये बिल्कुल चारा डाला जाता है ना फंसाने के लिए, वो ये गेम है जितने, और हम लोग लगातार लोन ऐप्स ब्लॉक करा रहे हैं। लोन ऐप्स मेरे ख्याल से प्ले स्टोर से तो 750-800 लोन ऐप्स ब्लॉक कराए, चाइनीज़ लोन ऐप्स थे सारे, और अभी भी चाइना के ही होते हैं। होता क्या है, लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हो गए, प्ले स्टोर से नहीं तो APK फाइल भेज के इंस्टॉल करवा देते हैं कि आप ये तुरंत लोन दे देगा, आपको आधार देना है, पैन कार्ड देना है और आपको 20,000, 25,000, 50,000 का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा। लोग ले लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उस लोन ऐप्स ने आपका कैमरे का भी एक्सेस लिया है, फ़ोटोज़ का भी लिया है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी लिया है, SMS का भी लिया है, वो आपकी OTP भी पढ़ सकता है, वो आपकी फ़ोटोज़ भी एक्सेस सारी कॉपी कर लेता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कॉपी कर लेता है। अब वो आपके बच्चों की फ़ोटो है, फैमिली की फ़ोटो, वाइफ की फ़ोटो, सब की फ़ोटो को मॉर्फ करके नेकेड पिक्चर्स बना के उस पर गालियाँ लिख कर आप ही के रिलेटिव को भेजता है। फिर आप एम्बैरेस होते हो, फिर आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती क्योंकि वो सर्वर पूरा चाइना में है। ये सारा होता है, इस वजह से भोपाल में एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। तो अभी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ जो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि डायरेक्ट लिंक से तो कोई ऐप इंस्टॉल कीजिए ही मत। दूसरा, मोबी आर्मर से एक बार स्कैन करके देख लीजिए ऑथेंटिक है या नहीं, कम से कम ये तो पता पड़ जाए, क्योंकि लोन ऐप्स यदि ऑथेंटिक है तो RBI की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगी, पहली चीज़। यदि वो प्रॉपर लाइसेंस लेकर नहीं लोन दिया जा रहा है और कुछ लोचा है तो प्लीज़ उस लोन ऐप्स को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कल उसका पर्पस कुछ और ही होगा, फिर वो लंबा फंसाएगा आपको और आपका ज़िंदगी भर का स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। और कोई भी लोन ऐप्स एक अभी तरीका लोन ऐप्स है, हो सकता है कल के दिन कोई दूसरी ऐप आ जाए कि आपका कोई यूटिलिटी ऐप आ गई, गेम आ गया जिसके थ्रू भी लोग लुटे। सो कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, मोबी आर्मर कम से कम आपको बता देगा कि ये सेफ़ है, अनसेफ है, और इसको आप कैरी ऑन करें ना करें, या रिपोर्ट करना है तो उस पर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी है। मेरे कज़न के साथ हुआ था, आई थिंक सर 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, और उसके साथ यही हुआ, मतलब उनके लोन ऐप तो नहीं थी, कोई एक ऐप ही था ऐसा वो, और उसने उनकी सारी परमिशन वगैरह ली थी। बच्ची गेम खेलती थी उनकी, 4-5 साल की बच्ची, कोई गेम 5-6 साल की बच्ची, ऐसी कर करके ऐप इंस्टॉल वगैरह होगी और वो सारा एक्सेस ले लिया। और फिर उसको ना मैसेज आया, और मुझे पता भी कैसे लगा कि किसी ने किसी को बताया नहीं क्या चल रहा है। सब परेशान लगे घर में, आंटी वगैरह ये लोग परेशान कि ये क्या हुआ, चुपचाप ऐसे भाई ये क्या चीज़ है। जब पता लगा तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने बताया कि नहीं भाई फला की, मतलब वो एक कज़न उनका नाम लेके बोला कि भाई उनकी ना किसी ने फ़ोटोज़ भेजे और ऐसे और फोटोज़ हैं ये, अब सबको भेज दिए और वो परेशान है, ये हुआ। तो फिर उनको बताया मैंने कि भाई ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुए। लेकिन अगैन वो तो पूरा टेंशन में, उनकी मदर जो वो रो रही है कि भाई ऐसे कैसे ये चीज़ हो रही है, तो बड़ा मतलब मेंटल ट्रॉमा किस लेवल का चले जाता है, बहुत ख़तरनाक हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आगरा में एक लेडी को हार्ट अटैक आ गया था, ओके, और उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। तो ये चीज़ किसके लिए कितनी
बिल्कुल सेंसिटिव है या कितनी बड़ी हो सकती है कि उसकी जान भी जा सकती है। फाइन सर। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, एक आपने स्टोरी बताई थी हमें कि किसी कोई कंपनी थी और उसने ये देख लिया था फ्रॉड कंपनी ने कि दूसरा बंदा जो है वो ऑनलाइन गूगल पे सर्च क्या कर रहा है। राइट तो इस पे मेरे याद आया, मुझे एक दोस्त का मैसेज आया था, तो वो ये बता रहे थे कि इसमें ना बड़ी फर्म्स ऐसी होती है, जस्ट डायल का तो उन्होंने नाम लिया था, कि इनकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं कि इनका एक्सेस ले लेते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन लोग ले लेते हैं और ये बताते रहते हैं कि आपकी प्रॉक्सिमिटी में कौन बंदा क्या सर्च कर रहा है, और इसके थ्रू वो ये जान लेते हैं कि भाई कौन क्या सर्च कर रहा है, फिर उसको टारगेट करते हैं। तो इस पे कैसे रोक लगाएं या फिर इससे कैसे अवेयर रहें हम? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं और जो मैंने उस दिन इस कहानी सुनाई थी उसमें बिल्कुल प्रॉपर बताया था कि आप जो सर्च कर रहे हो वो कीवर्ड्स बिकते हैं, और कीवर्ड्स बिककर कंपनीज को ये ऑफर दिया जाता है कि अब आप इस व्यक्ति को टारगेट कर सकते हो। यू कैन सेंड हिम SMS विद योर ऑफरिंग्स, यू कैन शो हिम एडवर्टीजमेंट ऑन ए सोशल मीडिया, यू कैन कॉल हिम ऑल्सो। मान लो मैं अभी बात कर रहा हूँ स्पेन के बारे में और अचानक आधे घंटे बाद मुझे स्पेन के टिकट ऑफ़र होने लगे, या कॉल ही आ जाएगी, साहब हम बहुत अच्छा ऑफ़र है, रिटर्न टिकट इतने में मिल जाएगा विद दीज पैकेजेस। तो जो मैं बात कर रहा था वो कीवर्ड बिका, और इतना फास्ट बिका कि 10-15 मिनट में तो कॉल और SMS आने शुरू हो गए। होता है, सबने नोटिस किया होगा। अब वो जो ऐड आ रहा है या जो कॉल आ रहा है उसमें से बहुत बड़ी परसेंटेज में वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई गूगल वेरीफाई तो कर नहीं रहा कि जो ऐड देने वाली कंपनी है वो लेजिट कंपनी है। वो क्रिमिनल भी हो सकता है, उसको तो पैसा चाहिए, गूगल को जो पैसा दे रहा है वो ऐड ले ले। तो ऐसे में आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जो वो जस्ट डायल की बात बताई है उसमें भी ऐसी ही गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आप कुछ जो अप्रोच कर रहे हैं लोग, जस्ट डायल ने तो देखा और आगे दे दिया लीड जनरेट करके, पर वो लीड जनरेट जिसको वो दे रहा है वो बंदा बिजनेस करने के लिए लीड ले रहा है या आपको लूटने के लिए ले रहा है, आपको क्या पता। तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग लुट रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और उस केस में भी पूरी प्लानिंग वैसी की गई थी, क्योंकि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं गूगल पे जो सर्च कर रहा हूँ वो फेसबुक पे एक ऐड दिख रहा है वो एक ईमेल आ रही है दुबई से वो, और एक यूके की कंपनी जो मुझे बिजनेस दे रही है वो एक ही व्यक्ति हो सकता, एक ही काम कर रहा है। इतना कैसे आप जोड़ सकते हो? लेकिन ये बड़ा आसान है करना, और एक इल्यूजन क्रिएट कर देना कि उसमें आप फंस जाओगे। सर फिर भी कुछ ऐसी चेकलिस्ट जो आप बताना चाहें कि भाई इन सब चीज़ों से एटलीस्ट ये वाला जो फ्रॉड है इससे थोड़ा सा बच सकें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई कोई ऐड वगैरह ये सब चीज़ें जो आ रही हैं वो थोड़ा ऑथेंटिक चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो यदि उसमें कोई वेबसाइट है या ईमेल है उसको स्कैन करें। ईमेल होगा तो उसका डोमेन होगा, डोमेन होगा तो उसकी वेबसाइट होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लिंक स्कैनिंग इज अ प्रैक्टिस। मूवी आर्मर पे जाएं, लिंक स्कैन करके देख लें, वो आपको बता देगा कि ये लिंक ऑथेंटिक है, पुरानी है, क्लोन्ड है, रोग ऐप है, 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुई है। अब कोई कंपनी आपको 50 लाख का बिजनेस दे रही है और उसकी वेबसाइट 2 हफ्ते पहले बनी है, बिल्कुल, तो वहाँ पर तुरंत रेड आ जाएगा कि यार ये इस पर कमर्शियल ट्रस्ट मत करना, इसकी भी रेपुटेशनल है। जब तक वो वेबसाइट 2 साल पुरानी नहीं होगी उसका रेपुटेशनल इंडेक्स निगेटिव होता है। तो मूवी आर्मर ये बता देता है आपको। अब क्रिमिनल ये भी कर सकते हैं कि कोई किसी की वेबसाइट हैक करके जो 2 साल पुरानी जिसकी रेपुटेशन है फिर अप्रोच करें। तो ऐसे में भी उसकी जो रेपुटेशन है या जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसके बेस पर वो बता देगा ग्रीन एंड रेड करके कि ये सेफ है अनसेफ। अब सर आपकी कोई स्टोरी आप बता रहे थे वो प्लीज़ बताएं। एक स्टोरी लेते हैं, एक यूनिक सी स्टोरी है कि एक 5 स्टार होटल था और उसमें एक ईमेल आती है रिसेप्शनिस्ट को एंड एक कॉल आता है, और कॉलर कहता है कि साहब हमने अभी रूम बुक किया ऑनलाइन और मुझे रिसीट नहीं मिली, मतलब मुझे बुकिंग नंबर नहीं मिल रहा। अच्छा। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है कहती है कि आप मुझे वो पेमेंट जो किया आप भेज दीजिए, मैं आपको दे देती हूँ। तो वो कहते मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। उसको ईमेल आती है रिसेप्शनिस्ट को, वो ईमेल का अटैचमेंट है वो क्लिक करती है तो वो ईमेल का अटैचमेंट खुल नहीं रहा है। तो थोड़ा स्ट्रगल करती है और वो कहती है ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, भूल गई। अगले दिन सुबह 10 से 11 के बीच में अचानक से एक बंदा उसके डेस्क उसके सामने आता है, कहता है कि मैडम ये कार्ड नहीं चल रहा। ओके। अभी क्या है कि हर जगह वो एक्सेस कार्ड RFID बेस्ड हो गए, तो बोले वो लिफ्ट में भी नहीं चल रहा और फिर रूम में भी नहीं चलेगा, इसको आप दोबारा रीएक्टिवेट कर दीजिए। तो कोई बात नहीं, लाइए क्या रूम नंबर है आपका, दे दिया। फिर थोड़ी देर दूसरा आता है, उसका भी नहीं चल रहा, तीसरे का, और ये वाला भी वापस आता है कि सर अभी भी नहीं चल रहा। अच्छा, और उसके बाद लाइन लग गई, सबके कार्ड नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है?
बिल्कुल। थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया। वो टाइम होता है जब लोग चेक इन कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर भी था। तो मैनेजर आता, क्या प्रॉब्लम क्या है? कि साहब ये तो कोई कार्ड ही नहीं चल रहा है। अब वो लोग कितना वेट करेंगे, क्योंकि सबको रूम में जाना है अगले एंगेजमेंट से। तो ये आईटी स्टाफ को बुला लेता है कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं? बोले पता नहीं, सिस्टम में कुछ फ्लॉ है, सर्वर ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, बट डिबग करना पड़ेगा। तो बोले अभी क्या सोल्यूशन है? तो बोले काम कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए उसको बंद कर देते हैं सिस्टम को। तो फिर कोई भी कहीं जाए, फिर वो कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता किसी को। बोले रिस्क क्या? बोले रिस्क ये कि सारे रूम खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। कि जब कोई एक्सेस है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो बोले कोई बात नहीं, तुम खोल दो, सीसीटीवी तो चल रहा है, देख लेंगे क्या क्या कोई गड़बड़ है तो सब डिसेबल कर। बोले आप जाइए रूम में अपना फ्रेश हुई, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 15 मिनट बाद एक बंदा भागते हुए आता है रिसेप्शन पे और कहता है कि मेरे रूम से मेरा बैग चोरी हो गया है। ओके। तो कहता अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे हम सीसीटीवी में क्या था बैग। बोले 7 करोड़ के हीरे थे। अरे अब जैसे ही इसने सुना 7 करोड़ के हीरे थे बैग में, अब वो ज्वेलर था, वो कोई अपनी मीटिंग के लिए आया था हीरे लेके, तो इनके होश फाख्ता हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तुरंत भागते सीसीटीवी देखा तो उस आधे घंटे का सीसीटीवी भी नहीं है, वो भी बंद है। अरे आप क्या करें, ये तो कैसे कर दिया। एंड देन दिस केस रीच टू पुलिस, देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई जिसने भी ये हीरे चुराए इसके रूम में गया, तो क्या किसी ने देखा उसके रूम में जाते आते। तो सीसीटीवी चूंकि उस पीरियड का था नहीं, तो नहीं मिल रहा था, और किसी कोई उस समय उतना कॉन्शियस भी नहीं था। पर सवाल ये था कि जब ये हीरे चुराने वाला इसके रूम में गया, तो ये बंदा अपने रूम में नहीं था क्या? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ थे? तो बोले मैं रूम में ही था। अरे तो बोले फिर कैसे निकले? बोले मैं वॉशरूम में था। ओके। तो बोले ये हीरे चुराने वाले को कैसे पता था कि तुम वॉशरूम में थे? पॉइंट भाई वो बिंदास घुस गया, उसको जैसे उसको पता पड़ा कि रूम खुल गए, उस मोमेंट का कैसे पता? तो टाइमिंग कितनी एग्जैक्ट कैसे हो सकती है कि जिस समय वो आइसोलेट किया गया सिक्योरिटी सिस्टम, उसी समय जाएगा और उसी टाइम, और उसको ये पता होगा कि आप वॉशरूम में हो, वो जाएगा बैग उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो 10-15 मिनट से ज़्यादा का टाइम है ही नहीं। तो इतना एक्यूरेट 10-15 मिनट, इनफैक्ट 5 मिनट के लिए वो वॉशरूम गया था। तो बोला उतना परफेक्ट पता करना किसी को पहले से बहुत मुश्किल है। तो कैसे पता किया गया होगा? तो हम लोगों ने देखा कि उस होटल के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए थे। ओके। तो जब आप रूम में घुसते तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, बिल्कुल सर। जब वॉशरूम में जाओगे तो वॉशरूम की लाइट ऑन हो हाँ, सर, जाती है, होता है, यहाँ की बिल्कुल डिम हो जाएगी। और ये मोशन सेंसर का एक्सेस सर्वर को था। ओके। तो सर्वर को ये पता पड़ता था कि किस रूम की लाइट चल रही है, किसकी बंद हो रही है, तो बंदा होगा कहाँ। मतलब somebody who got the access of the server, he could actually see कि जो इनमेट है वो कहाँ है। बिल्कुल। तो मैंने कहा मतलब इस लेवल पर सर्वर हैक कर रखा था कि वो ये भी देख रहा था कि मोशन सेंसर, क्योंकि उसने एग्जैक्ट बताया। तो फिर ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और वेल प्लान्ड तरीके से किया गया। तो ये बंदा, अब या तो जिस बंदे ने हीरे चुराए वो होटल में एज ए गेस्ट था, बिल्कुल। या विजिटर था कि आया और चुरा के चला गया। दो ही पॉसिबिलिटीज। यदि विजिटर है, गेस्ट है, तो फिर गेस्ट जो है उसमें होगा, बिल्कुल। तो उनकी प्रोफाइलिंग की गई। और यदि विजिटर है तो उसी समय आया होगा। बिल्कुल। तो हमने फिर जो सीसीटीवी बंद होने के पहले का सीसीटीवी था गेट का, कौन कौन आया वो निकालना शुरू किया, कौन कौन घुसा, देखते गए, उसको देखा। 1-2 बंदों पे हमारी नज़र अटकी जो फ़ोन लेके घुसे थे ऐसे बात करते हुए, या एक का ईयरफोन था, एक ऐसे करते बात, मतलब दे आर टॉकिंग। तो उससे लगा कि देखो घुसा उससे वही होगा जिसको टाइमिंग पता होगी कि इस समय एंटर करना है, ताकि रिकॉर्ड मिनिमम बने। तो वो 2 लोग हमने निकाल लिए, उनके साइड पिक्चर्स वगैरह मिल गई, लेकिन वो आए थे। अच्छा, दूसरा वो बंदा टैक्सी लेके नहीं आएगा कि उसको ड्राइवर चाहिए, उसको भागना है तुरंत। एग्जैक्टली। तो उसका ड्राइवर होगा, तो वो गाड़ी अलग निकाल ली। सो वी डिड लॉट्स ऑफ फिल्टरिंग, लॉजिकल एनालिसिस, एंड इवेंचुअली हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली जिस पे हमें लग रहा था कि ये बंदा हो सकता है। उस बंदे को ट्रेस किया, पकड़े, पूछे, तो वो गाड़ी किसी और की निकली। मतलब जो एनोनिमिटी थी वहाँ क्रिएट की गई थी। और उसके बाद हमने उस एरिया के टावर डंप को एनालिसिस किया। टावर डंप, यू अंडरस्टैंड कि उस एरिया में जो फ़ोन एक्टिव है वो उनकी कॉल डिटेल्स। तो हमने सिर्फ ये देखा कि जिस समय कांड हुआ उस समय ऐसे कितने कॉल हुए जो
15-20 मिनट लगातार कॉल पे थे, ओके, क्योंकि जो भी बंदे को इंस्ट्रक्शन मिल रहा था वो बिल्कुल, लगातार वो कॉल लगातार पे था। और वो गया होगा और रूम में गया उसको होगा। पता होगा कि अब एंट्री मारो और अब ये करो और अब ये हो गया, बिकॉज समबडी हु हैड हैक्ड इंस्ट्रक्टिंग है। तो वो लगातार कॉल पे रहा होगा। तो हमने देखा लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स उस समय किस किस के थे, वो नंबर उस टावर डम से निकाल लिए, तो वो बंदा मिल गया जो था। ओके, उस बंदे का जो सिम KYC था वो फर्जी था। उसके बाद वो फोन बंद हो गया था। अरे तो फिर उसके CDR एनालिसिस किए गए। उस CDR में एक नंबर मिल गया जो ऐसा लगा कि जिससे बार बार बात कर रहा था। फिर हमने उस CDR का जो नंबर मिला उस CDR देखा, तो इवेंचुअली जो ये, टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो हीरे का व्यापारी था जो जिसको हीरे बेचने आया था, ओके, उसका नंबर उसके कॉल डिटेल में था। ओके, आप समझ रहे हो? जैसे ही हमें वो नंबर मिला कि यार तुम जिससे मिलने आए थे वो बंदा हमारे सस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा है, बिल्कुल, सेकंड लेवल सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट नहीं, उसका एक नंबर मिला, उसके पास तो इसका मतलब है उसकी प्लानिंग, एग्जैक्टली, बिकॉज उसको ही पता था कि आप यहाँ ऐसे यहाँ हो। पे एंड इस तरह से केस वर्कआउट हुआ। बट दिस वॉज एक्सट्रीमली अनयूजुअल। बट नाउ आप देखिए सारे होटल्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉन्शियस नहीं। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो डाल दी, ये भी है वो भी है, हर चीज़ है, हर चीज़ ऑटोमेटेड कर दी है, लेकिन सिक्योर नहीं है। और उस वजह से इस तरह के केसेस आगे बढ़ेंगे। सो दिस स्टोरी इज स्पेशली फॉर दोज पीपल दोज आर ओनिंग होटल्स और एग्जैक्टली resort, सर, कि आप सोचिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी और का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ उसका डेटा, पैसे, रेपुटेशन, बहुत कुछ रिस्क पे आ जाता है। सो आई थिंक अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट है, उनकी सिक्योरिटी क्रिटिकल है। बट आई थिंक हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, हमने वो QR कोड वाला केस देखा, उसमें तो रेस्टोरेंट हैक हुआ था और फिर DDoS अटैक हो रहा था। उनको भी उतना ही सचेत रहने की जरूरत है। सर इवन लोगों के लिए भी, मतलब कि क्रिमिनल्स कितने आगे तक जा सकते हैं, सेंसर्स तक हैक कर ले रहे हैं होटल के। तो मतलब आम लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई आप कहीं भी सेफ नहीं है अनलेस अनटिल आप अपनी सिक्योरिटी रखें। सर अभी ना एक चीज़ और आ रही है, क्रिप्टो थोड़ा बूम कर रहा है आजकल। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी वक्त से ऐसे ऐप्स चल रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स में। पाई नेटवर्क है और 2-4 और ऐप्स हैं जिनके कमेंट्स आए थे कि वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ एड्स वगैरह दिखाएंगे और कुछ फला वाला चीज़ें उसके अंदर। मैंने बेसिकली नहीं देखा उसको जाके, मैंने जितना सुना तो उसमें ऐप्स एड्स दिखाते हैं और कुछ भी गेम वगैरह होगा उसको प्ले करने को कहते हैं, और फिर वो वहाँ से वो कॉइन इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि जब हम इसको लिस्ट करेंगे किसी एक्सचेंज पे तो इतने कॉइन्स के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, जैसे बिटकॉइन वगैरह के, क्रिप्टो के दूसरे कॉइन्स, बीम कॉइन्स वगैरह चलते हैं। तो इस पे इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये क्या चीज़ होती है? देखिए, बिटकॉइन माइनिंग करके एक कॉन्सेप्ट है और उसी को यूज़ करके लोग बाकी किसी कॉइन की कहानी गढ़ देते हैं। फ्रॉड ही होती है कहानी। बिटकॉइन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने पहले शायद डिस्कस किया था हल्का सा। सतोशी नकामोटो करके एक व्यक्ति था, जापानीज़। एक्चुअली ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, एक आइडेंटिटी थी जिसके नाम पर एक पेपर पब्लिश हुआ और उस पेपर में एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसके थ्रू आप एक ब्लॉकचेन बेस्ड लेजर बनाकर और एक एल्गोरिथम दी गई बिटकॉइन माइनिंग की, जिससे आप बिटकॉइन जनरेट कर एक करेंसी क्रिएट कर सकते हो। जो लेजर होगा, ट्रांजेक्शन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लेजर में है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड है। और फिर एक माइनिंग मैथमेटिकल फार्मूला है। मैथमेटिकल फार्मूला जैसे कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो y = x² + bx + c करके एक फार्मूला है। अब इसमें 4 वेरिएबल है, मान लीजिए 3 मैं आपको बता देता हूँ कि 3 की वैल्यू ये है, चौथा आपको प्रेडिक्ट करना है। और वो जो चौथा है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टाइम क्या है। ओके, तो आप समझ रहे हो, हर समय टाइम तो बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इतना आसान नहीं है कि आपने Exactly. फार्मूला लगाया निकाल दिया जैसे हम लोग करते थे, क्योंकि हर समय समय बदल रहा है। तो और बाकी जो 3 वैल्यू उसमें से एक प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू है, तो वो एक यूनिक पैरामीटर है। साइज़ है ब्लॉक का, जितने ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे 3-4 फिक्स जो उस पीरियड में जितने ट्रांजेक्शन हुए उसका एक उसकी भी एक हैश वैल्यू, उसकी इंटीग्रेटेड हैश वैल्यू। इस तरह से 3-4 फिक्स वैल्यूज़ हैं। और कहा गया कि अब इस फॉर्मूले के थ्रू आप वो जो चौथी अननोन वैल्यू है वो निकालो। उसको निकालने की जो कैलकुलेशन है उसको माइनिंग बोलते हैं। अब माइनिंग किए जा रहे हो, करते रहो। आपके पास विंडो बहुत छोटी होती है, क्योंकि हर 12 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है अभी ये, और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे वो कम होता जाएगा पीरियड, कि अभी पहले वो हर 30 मिनट में एक ब्लॉक बनता था, फिर वो आधा हो गया, ऐसे एग्जैक्टली हर 2 साल में वो आधा होता जाता। तो अभी 6 मिनट या 3 मिनट में ब्लॉक बनेगा।
अब आपको प्रॉब्लम 3 मिनट में सॉल्व करनी है या 6 मिनट में सॉल्व करनी है। 6 मिनट में जो भी उसको पहले सॉल्व कर लेगा उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। भाई आपने प्रॉब्लम सॉल्व की तो आपको अब जो ब्लॉक बना उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम है कि जितने ट्रांजेक्शन रजिस्टर हुए उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रिवॉर्ड आपको दे देंगे। या एक इससे पहले क्या था, नए क्वाइंस भी जनरेट होते थे, पर नए क्वाइंस एक लिमिट तक ही जनरेट हो सकते हैं। जैसे आई थिंक 2040 तक सारे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे। 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और 17 मिलियन से ज़्यादा जनरेट हो चुके हैं। तो आपके सामने अगले 100-125 सालों में 4 मिलियन बिटकॉइन बचे हैं, वही जनरेट होंगे। तो ये टफ होता जाएगा नए कॉइन जनरेट होना। इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू लॉजिकली बढ़ती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा जनरेट ही नहीं हो सकते। जो चीज़ फिक्स है और जनरेट नहीं हो सकती तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज़ द रीज़न। बट इस चीज़ का कंसेप्ट ला के लोगों ने माइनिंग शुरू कर दी। माइनिंग का मतलब है कि दे हैव इम्प्लीमेंटेड और सेटअप लार्ज सर्वर्स एंड पावर हाउस लगा दिया, कि एनर्जी बहुत चाहिए होती है इसको, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कवायद करनी शुरू कर दी, एंड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लें, ताकि हमारे पास बिटकॉइंस आने शुरू हो जाए और उसका प्रॉफिट बांटें। लेकिन उसमें आपके घर का सिस्टम भी यूज़ करना चाह रहे हैं, मोबाइल भी, जहाँ पे भी माइनिंग हो सके। बेसिकली दे नीड प्रोसेसिंग स्पीड। इलीगल माइनिंग भी बहुत होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को, ये कहानी लोगों को पता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। इसी कहानी को उन्होंने रेप्लिकेट किया किसी दूसरे कॉइन पर। वो बिटकॉइन नहीं है कुछ भी, बिल्कुल। उन्होंने कहा साहब उसकी माइनिंग भी कर रहे हैं। अब चूंकि आपको आधा ये पता है तो आधा सच और आधा झूठ मिलके जो खतरनाक गेम बनता है ना, लेकिन नहीं साहब माइनिंग तो होती है, इज राइट, और वो कॉइन जनरेट होंगे। पर वो बिटकॉइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो कोई फर्जी कॉइन है, पहली चीज़ जो आपको बात कर रहा है, और वो ऐसी कोई एल्गोरिथम है ही नहीं। तो आप उसमें ट्रैप होते हो और फिर लुटते हो। फाइन सर, वो मतलब बहुत टाइम लगा कि वो एडवर्ट दिखा के ना उनको पूरा बना जाते हैं। सर अभी आपने जब लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया बिटकॉइन माइनिंग की, सॉरी बिटकॉइन में ना क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे थे। करेक्ट। उसी के 2 दिन के बाद एक आई थिंक गूगल का कुछ स्टोरी आ गई कि उन्होंने सर्टेन क्यूबिट का जो है वो क्वांटम कंप्यूटर बनाया। तो उससे मेरे याद है कि नहीं, हमने 3 दिन पहले इसकी बात की थी। तो आप कह रहे थे कि अगर एक सर्टेन क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बन गया, जो कि पॉसिबिलिटी है बन जाएगा, तो बिटकॉइन क्रैक हो जाएगा। तो सर ये पॉसिबिलिटी कितनी है तो ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी थे कि नहीं कभी ये नहीं बन पाएगा। देखिए फिर और कुछ अभी तो SHA-256 जो बिटकॉइन यूज़ करता है कि भाई उसके अलावा कोई और एल्गोरिदम आ जाएगा जो यूज़ होगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी है उसको बनने की? दूसरा फिर क्रैक होकर बिटकॉइन का बनेगा क्या? देख, क्रैक क्या चीज़ क्रैक हो रही है? बेसिकली हैश वैल्यू क्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बिटकॉइन का जो लेजर सिस्टम है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो प्रीवियस ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू पे नया ब्लॉक डिपेंडेंट होता है, और इसी वजह से आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आप कोई भी चेंज करोगे तो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की हैश वैल्यू पिछले वाली पर डिपेंडेंट। तो इस वजह से उसको सिक्योर ट्रांसपेरेंट माना जाता है। पर यदि उसकी डी हैशिंग हो जाए या उसकी हैश मैनिपुलेट किया जा सके तो लेजर सिस्टम में फेरबदल किए जा सकते हैं। इसको हम एक कार्टल अटैक भी बोलते हैं, 51% कार्टल अटैक। यदि हम 51%, क्योंकि ये डेमोक्रेटेड सिस्टम है, 51% लोग आपके साथ में आ गए तो आप ब्लॉक मैनिपुलेशन कर सकते हो। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कभी हुआ नहीं है, हो भी नहीं सकता शायद, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन क्वांटम इज ए थ्रेट टू दैट। तो जिन लोगों को क्वांटम के बारे में नहीं पता, पहले तो थोड़ा सा समझें कि क्वांटम है क्या, क्योंकि बहुत सुपरफिशियली लोग कह देते हैं कि इट्स अ फास्टर कंप्यूटर। एक्चुअली इट इज़ नॉट फास्टर कंप्यूटर, इट इज़ अ कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म फॉर ए स्पेसिफिक थिंग। ओके, जो हम क्लासिकल कंप्यूटर में कंप्यूट कर रहे हैं या सुपर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, वही हर चीज़ वो फास्ट नहीं करेगा, पर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर देगा जो क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व ही नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए, बिकॉज उसका जो कंप्यूटेशन का तरीका था वो डिटर्मिनिस्टिक था, और ये प्रॉबलिस्टिक है। प्रॉबलिस्टिक का मतलब है कि जैसे कि मुझे ये पासवर्ड क्रैक करना है किसी राउटर का, आई एम ट्राइंग टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो यदि मैं क्लासिकल कंप्यूटर यूज़ करूँगा तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड ट्राई करूँगा, ब्रूट फोर्स करूँगा। सो आई विल ट्राई 1 पासवर्ड, फिर दूसरा पासवर्ड, तीसरा पासवर्ड। सपोज 8 बिट का पासवर्ड है तो 256 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 256 बाद में ट्राई करूँगा। यदि उसकी जगह मैं क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करता हूँ तो वो 256 पॉसिबिलिटीज़ एक साथ ट्राई करेगा और आपको रिजल्ट आके दे देगा। तो इस वजह से हम उसको फास्ट बोलते हैं। पर ये करेगा कैसे? क्योंकि वो कैलकुलेशन डिटर्मिनिस्टिक नहीं कर रहा, वो प्रॉबलिस्टिक कर रहा है, वो तुक्का मार रहा है। लेकिन वो बिकॉज ऑफ द कंप्यूटेशनल पैटर्न, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये भी प्रॉबलिस्टिक है।
ये डिटर्मिनिस्टिक कैलकुलेशन नहीं करता। जैसे कि मैं आपको देखा और मेरे दिमाग ने कहा कि ये अयाज है, तो क्या इसने ऐसे कैलकुलेशन की थी कि ये आदिल नहीं है, ये विक्रांत नहीं है, ये अरविंद नहीं है, और हाँ हाँ ये आदिल है, ऐसे तो नहीं कर रहा था ये। इसने तड़ से देखा और तड़ से पहचान लिया। तो ऐसे कैसे किया इसने? वो डिस्कार्ड मैकेनिज्म नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में जितनी पॉसिबिलिटीज थी एक साथ उसने ट्राई किया आप पे, एंड देन एक झटके में उसने आंसर दिया, एक एक करके नहीं डिस्कार्ड किया गया, जबकि कंप्यूटर क्लासिकल वैसे करता। सो दिस इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन, कि जिसके प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा हो जाए क्लोजेस्ट होने की, उसको ब्रेन डिसाइड कर लेता है। सो ब्रेन की लर्निंग पैटर्न भी प्रोबेबिलिस्टिक होता है। हम धीरे धीरे लर्न करते हैं, इसीलिए आप ऐसे नहीं होता कि मैंने आज एक बार आपको एक चीज़ बता दी कि यार ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ होती है, तो आपने कहा हाँ आज के बाद हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा तो नहीं होता। आप कई बार गलतियाँ उसके बाद भी करते हो, एंड देन धीरे 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 आपके दिमाग में पैटर्न बनता चला जाता है, एंड देन यू मेक इट लिटिल मोर डिटर्मिनिस्टिक। बट अदरवाइज everyone is actually learning probabilistic in nature. ब्रेन ऐसा है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर सिमुलेटिंग योर ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए वो चीज़ें कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया क्वांटम पर, $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमने RSA-204 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया। RSA-204 बिट इंक्रिप्शन इज द बैकबोन ऑफ एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, चाहे वो लॉगिन पासवर्ड इंक्रिप्शन हो, चाहे वो ATM इंक्रिप्शन हो, चाहे वो IDEM इंक्रिप्शन हो, जो भी सिक्योरिटी का बैकबोन है वो RSA-204 बिट है। तो यदि चाइना ने वो ऑलरेडी क्रैक कर दिया तो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में पैनिक मच गया वर्ल्ड वाइड, क्या इसका मतलब कल अटैक शुरू कर देंगे और मैनिपुलेशन शुरू कर देंगे। सो नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू मूव टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ऐसे इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसको क्वांटम भी ना क्रैक कर सके। तो अभी तक जो ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मैकेनिज्म थे उनको हम बोलते थे पॉलिनोमियल मैथमेटिकल जो होते हैं। अब जो आ रहे हैं वो है लैटिस बेस्ड। सो लैटिस बेस्ड दो ही इंक्रिप्शन अभी फाइनलाइज हुए हैं जो क्वांटम अटैक सस्टेन कर सकते हैं। उसमें से एक है क्रिस्टल काइबर और दूसरा है क्रिस्टल डिलिथियम, जो NIST बॉडी है US की, उसने रिकमेंड किए। 7-8 साल रिसर्च चली, बहुत सारे इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एवेलुएट किए गए जो क्वांटम अटैक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर उन्होंने 2 रिकमेंड किए, 3 या 4 रिकमेंड किए, पर 2 ये मेजर हैं, 2 एक फाल्कन का भी है। और उन्होंने कहा साहब ये आप यूज़ करोगे तो वो क्वांटम उसको नहीं क्रैक कर पाएगा। पर अभी क्वांटम अटैक होना शुरू हुआ नहीं है, इसलिए रियलिटी टेस्ट नहीं हुआ है। पर हाँ मैथमेटिकली प्रूवन है। पर पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। बिल्कुल उनको पता है कि क्वांटम सबसे बड़ा थ्रेट सिक्योरिटी को लेके आ रहा है, और इसीलिए चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है जो सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो 1 या 1.5 बिलियन का है। मतलब द गैप बिटवीन चाइना एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक फ्रॉम US और कनाडा एंड देन जापान एंड देन इंडिया। इंडिया आई थिंक 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है क्वांटम में, क्योंकि इंडिया का तो नेबर है चाइना, उसको तो अगले दिन अटैक होना शुरू होगा। तो ये क्वांटम की कहानी है, और उसी पैटर्न पर एक डेट निकाली गई कि शायद 2030 तक ये बिटकॉइन क्रैक कर देगा, क्योंकि ये 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से पॉसिबल है। अगेन थियोरेटिकल हो सकता है कि उससे पहले ही क्रैक कर दे, बिल्कुल हो सकता है ना भी कर पाए। सो आई एम नॉट क्लेमिंग, बिकॉज जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में कैसे क्लेम करोगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं या जो कैलकुलेशंस हैं उसके बेस पर ये देखा जा रहा है। फाइन। तो सर अगर बिटकॉइन क्रैक हो गया, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, आई थिंक बिटकॉइन पे हम क्रिप्टो पे अलग से बात भी करेंगे, और क्वांटम भी बड़ा फील्ड है, इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपने एक तो ये जो मेमोरी से समझाया ना कि कैसे आइडेंटिफाई करते फेस, मतलब क्वांटम की सबसे आसान डेफिनेशन, इससे आसान तो आई डोंट थिंक कि कोई हो पाएगी। इस तरह आपने समझाया। तो बिटकॉइन सर अगर क्रैक हो गया ये सब चीज़, तो फिर तो सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ जीरो हो जाएगा। हो गई। आपको क्या लगता है बिटकॉइन गिरा था तब नहीं हुआ था जीरो? अभी 2 साल पहले बिल्कुल 1/10 हो गया था, बिल्कुल 60 लाख से जाके 8 लाख आ गया था, तो गिरा ही था। अभी फिर से वो शायद 70-80 लाख पहुंच गया। तो ये तो वैसे भी हमने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस की थी कि आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ। एक्चुअली मेरा एक और कॉन्सेप्ट है, ओपन सोर्स चीज़ को मैं ओपन सोर्स मानते ही नहीं। ओके सर, इसको मुझे ऐसा लगता है जैसे एक कंसेप्ट आना शुरू हुआ कि लोगों ने कहा यार ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उस पर इस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर लो। ओके, पर ओपन सोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ ओपन सोर्स? ओपन सोर्स मतलब कि एक कम्युनिटी है, वो उस प्रोडक्ट को बना रही है, एंड देन उस पर कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए। पर उस कम्युनिटी को पैसा कौन दे रहा है?
उन्होंने साहब लोग चंदा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उन्होंने साहब वो सोशल कॉज के लिए फ्री बैकबोन बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो सोशल कॉज भी होते हैं ना, जो धर्मशालाएं भी चल रही हैं, उसके पीछे भी एक बंदा होता है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद बाकी लोग चंदा दे रहे होंगे, बट देयर इज ए ड्राइविंग फोर्स। तो जितने भी ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट हैं, जैसे मीडिया प्लेयर एक ओपन सोर्स है साहब, VLC प्लेयर आई थिंक ऐसा करके, या बिटकॉइन एक कम्युनिटी चला रही। कम्युनिटी कुछ नहीं होती है, एक बंदा है जिसका पैसा है, उसने डाला हुआ है, पहले उसने लोग हायर किया, फिर उसने कहा कि ओपन सोर्स पर उसने क्यों बोल रहा है? क्योंकि ओपन सोर्स पे आप किसी एक बंदे पे गन नहीं लगा सकते बिल्कुल। कि साहब इस बंदे का है, ये गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, इस पे। जब ओपन सोर्स है तो कम्युनिटी है, अब आप चुपचाप पीछे रहो और गेम खेलो। तो जितने ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट हैं जिनको बहुत तेजी से प्रमोट किया गया, हर आदमी ट्रस्ट कर गया, हाँ क्यों कि ओपन सोर्स ट्रस्ट कर लो। क्यों कर रहे हो ट्रस्ट भाई? जिस चीज़ का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका कोई लेने वाला नहीं है, कल के दिन कोई बग आता है तो कम्युनिटी फिक्स करती है, एंड देन यू हैव डिपेंडेंट ऑन दैट, उस पर ट्रस्ट कैसे आ जाता है? तो ये आपके दिमाग में डाला गया कि यार इस पर ट्रस्ट कर लो, पर एक्चुअली उसके पीछे भी एक बंदा ही होता है कोई। बिल्कुल, मेरा सवाल आगे होने वाला था लेकिन आपने आंसर कर दिया कि मतलब चीज़ें। अब मैं आप यही पूछने वाला था कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपने बता दिया सर। ऐसे जैसे ना एक टाइम पे वो आता है कभी 60s में, कुछ कितना सेंचुरीज पहले कुछ ट्यूलिप मेनिया वगैरह था, कि ट्यूलिप मेनिया में ट्यूलिप के प्राइस इतने बढ़ गए, सब खरीदने लग गए। क्या था, मैंने एक स्टोरी भी की थी उस पर कि 1-1.5 करोड़ रुपए का एक ट्यूलिप हो गया था कहीं पे और वो बाद में मतलब एक ट्यूलिप की कीमत 1 करोड़ रुपए, फिर बाद में सब कुछ जीरो हो गया था। मतलब तो ये सारे फ्लूक हैं, और इसीलिए इसमें इतना ट्रस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। कोई ना कोई कम्युनिटी है जो इसको पुश कर रही है, उस वजह से ड्राइव हो रहा है। US इलेक्शन ट्रम्प जीतता और बिटकॉइन एकदम से बढ़ जाता है। जरा गौर से सोचिए क्यों बढ़ जाता है, वाई? बिल्कुल सर। और ये देखिए इलॉन मस्क है, वो अपना वो डोज कॉइन, मीम कॉइन जो उसको प्रमोट करते हैं हर बार। मतलब वैसे मीम कॉइन है, वो सबको पता है, उसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है। मान ली बिटकॉइन की यूटिलिटी बता देते हैं, इथेरियम की यूटिलिटी हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और वो वहाँ पे डोज की एजेंसी बना दी, मतलब अमेरिकन एक एजेंसी का नाम डोज रख दिया। इलॉन मस्क उसको मतलब कितना प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है? तो ये देखिए, जितने एक कॉइन गेम था ना एक बार, सो आई वॉज इन UK इन 2019-18 में, तब वैसे तो फिर उसको 8 साल गया, लेकिन उस समय इतना पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कोविड के पहले। तो एक व्यक्ति मेरे से मिलने आया, ये था अमित जी आप 3 मिलियन डालिए और 1 बिलियन कमा लीजिए। ओके। कैसे? तो उसने मुझे गेम बताया कैसे, और ये बहुत लोगों ने किया। तो उसने कहा कि देखिए 1 मिलियन तो लगाएंगे हम, एक कॉइन लॉन्च करेंगे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उसको लॉन्च करेंगे, सिंगापुर में कंपनी बनाएंगे, इंडिया में अभी लीगैलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, सिंगापुर से लॉन्च करेंगे, ठीक है, या दुबई से करेंगे, ठीक है। 1 बिलियन वैल्यूएशन, जैसे IPO होता है ना, तो कंपनी की वैल्यू होती है, उस पर शेयर्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से एक बेस वैल्यू बना लिया आपने कि 1 मिलियन है और मैं 1 लाख कॉइन इस पर रिलीज़ कर रहा हूँ, तो 1 मिलियन डिवाइड हो जाएगा 1 लाख में, और उस हिसाब से एक कॉइन की वैल्यू होगी। अब आप क्या करोगे कि जो 1 लाख कॉइन है वो रिलीज़ करोगे नहीं, उसमें से 10,000 रिलीज़ करोगे, 90,000 अपने पास रख लोगे, ठीक है, ताकि डिमांड एंड सप्लाई खेले। और 1 मिलियन और खर्चा करोगे उसको प्रमोट करने के लिए, ऐड ट्विटर पर ज़्यादा है, इस पर यही चलता है सर। अब वो 10,000 ही चूंकि कॉइन है और डिमांड सप्लाई आपने थोड़ा सा वेरिएशन हिला दिया है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब उसकी बढ़ा के वैल्यू एक लेवल पर आप ले जाओगे, उसके बाद उस कॉइन को एक्सचेंज में रजिस्टर कर दोगे, एग्जैक्टली, बिनेंस में या किसी भी जिस दिन आप क्रिप्टो एक्सचेंज में रजिस्टर करते हो, उसकी ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और उसकी 100 टाइम्स हो जाती है वैल्यू, तुरंत उसी दिन हो जाती है। जैसी 100 टाइम्स होगी या 1000 टाइम्स होगी तो 1 बिलियन की वर्थ हो गई। वो जो 1 मिलियन के कॉइन थे वो 1 बिलियन बढ़ के हवा में हो गए। बिल्कुल, ठीक है, आपके ऑफिशियली रजिस्टर्ड कॉइन 90,000 आपके पास है। वो तो आपने मार्केट में फ्लोट ही नहीं किए थे, अब आप खेलना शुरू करते हो 90,000। ये उनका गेम था जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया, एंड मेनी पीपल डिड दैट। एग्जैक्टली जब वो खुलना शुरू हुआ कि ये तो सब फ्लूक है, तब तक तो लोग पैसा बना चुके थे। मतलब इवन क्रिप्टो मार्केट में मैं देखता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, एयर ड्रॉप के नाम पे लोगों ने, मतलब इतना ज़्यादा चलता है। अभी वजरेक्स वाला जो हैक हुआ था, मतलब कितना शायद 2000 करोड़ का हैक हुआ था, उनका एक कॉइन था WRX वजरेक्स,
और वज़ीर को इतना पंप करके इतना उठ गया, बहुत ज़्यादा चले गया था। आई डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वो फिगर की आपने कितना उस चले गया दौरान था। देखा होगा कि इतने कॉइन्स उठे थे, बहुत सारे कॉइन्स, हर दिन कोई नया कॉइन आता था और देखो सर इसकी वैल्यू तो 200 टाइम्स हो गई, 100 टाइम्स हो गई, अभी सारे धराशायी हैं। हाँ, बिल्कुल सर, मतलब उसकी वैल्यू थी, अभी वो 1-2 रुपए पे चले गए वापस से, और लोगों ने इतना पैसा उसमें खोया है, और जिन लोगों का कॉइन था वो जो पंप कर रहे थे वो निकाल के अपना भागे। तो इससे क्योंकि वो टेम्परेरी राइज करा के अपना पैसा निकाल के निकलने वाला गेम था। ओके सर, इस एपिसोड को भी अपना यहीं पे रखते हैं, एंड वी वांट टू गो ऑन एंड ऑन, बट क्या करें, टाइम की लिमिटेशंस है आपकी भी, एंड अगेन आप इतना टाइम देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी मतलब देख रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, थैंक्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम बिल्कुल प्लान करके नहीं करते, हमारे दिमाग में जो भी आता है वो डिस्कस करते रहते हैं, और आप लोगों के जो सवाल हैं उससे हमें डायरेक्शन मिलती है। बिल्कुल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें ताकि हम फोकस कर पाएँ किसी एक एरिया में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग।